मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 41 बड़ी मुसीबत। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर बड़ी मुसीबत पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 41 बड़ी मुसीबत। फाफफ चू फैंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वह सु मेई का सामना कर रहा था जो इतनी ताकतवर थी। अपनी लाचारी के कारण वह केवल 3 थंडर शैलियों में से पहली शैली का उपयोग कर सकता था। इसके साथ ही चू फैंग बिजली की तरह चमक उठा। उसकी गति तुरंत कई गुना बढ़ गई और वह भागा, अंततः सु मेई के हमले से बच गया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल कैसे है? चू फैंग चौंक गया। उसके अनुमान के अनुसार अगर उसका सामना 8वें स्तर के विशेषज्ञों से होता, तो भले ही वह जीत न पाता, कम से कम एक बड़ी लड़ाई तो हो ही सकती थी। लेकिन सु मेई के हमले के साथ, और यह स्पष्ट रूप से केवल एक सामान्य हमला था, इसने चू फैंग के ट्रम्प कार्ड को मजबूर कर दिया जो कि 3 थंडर स्टाइल्स थे जिनका वह आमतौर पर उपयोग नहीं करता था। ये बस उसकी कल्पना से परे था। हम्फ, तुम्हें लगता है कि तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसने रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण लिया है। चू फैंग के हैरान चेहरे को देखकर सु मेई ने घृणा से चू फैंग को एक नजर देखा। उसने चू फैंग पर फिर से हमला नहीं किया। वह बस हॉल में कुर्सी पर बैठ गई, एक सेब उठाया और उसे काटना शुरू कर दिया। रहस्यमय तकनीकें? क्या आपने रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षण लिया है? चू फैंग और भी हैरान था। बेशक वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रहस्यमय तकनीकें क्या थीं। उन्हें रहस्यमय तकनीकें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे तकनीकें थीं, और वे रहस्यमय थीं। जो लोग साधना तकनीकों को समझ लेते हैं, वे आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर सकते हैं। यदि उनमें अच्छी प्रतिभा होती, तो उनके लिए मूल क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना पूरी तरह से संभव था। लेकिन जिनके पास केवल वे साधना तकनीकें होती, उनके लिए मूल क्षेत्र का पहला स्तर उनकी साधना का अंत होता। उदाहरण के लिए चू फैंग के दादा चू युवानबा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल क्षेत्र एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। जो आवश्यक था वह संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। यह मूल शक्ति थी। मूल शक्ति आकाश और पृथ्वी के बीच मौजूद थी, लेकिन इसे साधना तकनीकों द्वारा केंद्रित नहीं किया जा सकता था। मूल शक्ति को संघनित करने का एकमात्र तरीका रहस्यमय तकनीकों का उपयोग करना था। लेकिन ये तकनीकें बहुत कीमती और बहुत दुर्लभ थीं। अफवाहों के अनुसार पूरे एज योर ड्रैगन स्कूल में उनकी केवल कुछ ही पुस्तकें थीं। और बड़ों के अलावा केवल मुख्य शिष्य ही उनका प्रशिक्षण ले सकते थे। लेकिन सु मेई तो केवल एक आंतरिक दरबार की शिष्या थी, तो वह रहस्यमय तकनीकों में कैसे प्रशिक्षित हो सकती थी? जब तक। क्या यह इतना अजीब है? तुमने भी रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षण लिया है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं नहीं कर सकती? सु मेई ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा। तो इस लड़की को लगा कि मैंने रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण लिया है। चू फैंग समझ गया। उसने रहस्यमय तकनीकों की रहस्यमयता के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन थोड़ा और ध्यान से सोचने पर, अब तक उसका सारा व्यवहार वास्तव में उन लोगों से काफी मिलता जुलता था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण लेते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओई, यह क्या अभिव्यक्ति है? मुझे मत बताओ कि तुमने तकनीकों में प्रशिक्षण नहीं लिया है और यह वास्तव में तुम्हारे अजीब जन्मजात उपहार के कारण था कि तुम कमजोर के समान मजबूत को हरा सकते थे। मैंने वास्तव में रहस्यमय तकनीकों का प्रशिक्षण नहीं लिया। चू फैंग ने कहा। तुम सच कह रहे हो? सु मेई पास आए। मम। चू फैंग ने सिर हिलाया। चू फैंग को काफी देर तक घूरने के बाद मानो उसके झूठ बोलने के संकेत ढूंढने की कोशिश कर रही हो, अंत में उसने चौंकते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आत्मा की शक्ति है वे काफी प्रभावशाली हैं। अगर आपने रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षण नहीं लिया है, फिर भी आप पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं, तो आपके ऐसा करने के बाद क्या होगा? मैं रहस्यमय तकनीकों जैसी चीजों में कैसे प्रशिक्षण ले सकता हूँ? चू फैंग ने अपना सिर हिलाया। अगर यह संभव था, तो वह वास्तव में तथाकथित रहस्यमय तकनीकों को देखना चाहता था। खास तौर पर अब जब उसे पता चला कि सु मेई, जो पहले से ही रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित थी, इतनी जल्दी सुधार कर रही थी और साधना इतनी मजबूत हो गई थी। वह उन रहस्यमय तकनीकों का और भी अधिक इंतजार कर रहा था। चू फैंग की ओर देखते हुए, जिसने तड़प के भाव प्रकट किए, सु मेई ने भौहें सिकोड़ ली, जैसे कि कोई बहुत कठिन निर्णय ले रही हो। थोड़ी देर बाद, उसने कहा, मैं तुम्हें रहस्यमय तकनीक दे सकती हूँ।
क्या तुम सच बोल रहे हो? ये शब्द सुनकर चू फैंग की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। क्या ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? सु मेई का चेहरा गंभीरता से भरा था। कीमत क्या है? इसकी कीमत विंग्स एलायंस में शामिल होने के लिए है। आप मुझे विंग्स एलायंस में इतना क्यों शामिल करना चाहते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें इसमें शामिल करना चाहता हूँ। अभी मैं विंग्स एलायंस में हूँ। विंग्स एलायंस मेरी शक्ति पर निर्भर है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम इसमें शामिल हो जाओ तो तुम इस शक्ति को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? चू फैंग असहज महसूस कर रहा था। क्या आप नहीं जानते कि जिस जियान चेन को आपने पीटा है, वह तलवार गठबंधन के गठबंधन मास्टर का छोटा भाई था? सु मेई ने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा। तुम लानत वाली लड़की हो। चू फैंग को अचानक सब कुछ समझ आ गया। इतना कुछ करने के बाद उसने न केवल उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, बल्कि उसने उसके और तलवार गठबंधन के बीच अपूरणीय नफरत भी पैदा कर दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वह व्यक्ति जिसे उसने हराया था, वह तलवार गठबंधन का नियमित सदस्य था, तो शायद तलवार गठबंधन उसकी ताकत के कारण उसे नजरअंदाज कर देता और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन चू फैंग ने जिसकी पिटाई की, वह गठबंधन के मालिक का अपना छोटा भाई था। इसके साथ तलवार गठबंधन निस्संदेह अंत तक इसकी जांच करेगा, क्योंकि इसमें न केवल उनके चेहरे शामिल थे, बल्कि इसमें पारिवारिक स्नेह भी शामिल था। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी आत्मा है जो स्वर्ग या पृथ्वी से नहीं डरती। लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम भले ही न डरो, फिर तुम्हारे चू यू और तुम्हारे चू परिवार का क्या? क्या वे डरेंगे? सु मेई ने फिर कोशिश की और कहा। मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था। चू फैंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह उसे इतना समझेगी। ये स्पष्ट था कि उसने उसके बारे में विवरण की जांच की, लेकिन उसने फिर भी गंभीरता से कहा, मेरा जवाब अभी भी वही शब्द है। मैं मना करता हूँ। चू फैंग, क्या तुम थोड़े ज्यादा घमंडी नहीं हो? सु मेई काफी नाराज थी। रहस्यमय तकनीकों के बावजूद भी उसने मना कर दिया। इससे वह वास्तव में इसे सहन करने में असमर्थ हो गई और उसका दबंग स्वभाव तुरंत ही फूट पड़ा। यह मेरे अहंकारी होने या न होने की समस्या नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे दूसरे लोगों का मुझे धमकाना पसंद नहीं है। तुम जा सकते हो। चू फैंग ने अपना हाथ आगे पीछे किया। सु मेई द्वारा इस तरह मजबूर किए जाने के बाद अगर चू फैंग नाराज ना हो तो ये सामान्य नहीं होगा। धमाका। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग के घर का दरवाजा किसी ने जोर से धक्का देकर खोला। उसके बाद चू गाओ लड़खड़ाते हुए अंदर घुस गया। जब उसने चू फैंग को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। वह जोर से चिल्लाया, युवा मास्टर चू फैंग, कृपया उन्हें बचाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। चू गाओ, क्या हुआ? ये देखकर चू फैंग बहुत घबरा गया, क्योंकि उसने चू गाओ को घायल अवस्था में देखा, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह एक भीषण युद्ध में घायल हुआ था। युवा मास्टर चू फैंग, युवा महिला चू युए। चू गाओ के चेहरे पर पूरी तरह से घबराहट थी और कुछ शब्द उलझे हुए थे। मुझे जल्दी से वहां ले चलो। चू युए का नाम सुनने के बाद चू फैंग ने ज्यादा पूछने की जहमत नहीं उठाई और बाहर निकलते समय चू गाओ को खींच लिया। लेकिन जाने से पहले चू फैंग ने सु मेई पर एक तीखी नजर डाली, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये तलवार गठबंधन था जो आया था। वे इतनी जल्दी आ गए। ये देखकर सु मेई ने अपना मुंह ऊपर उठाया और कुछ देर सोचने के बाद वह भी उनके पीछे चली गई। और रास्ते में ये पता चला कि चू गाओ और अन्य लोग तलवार गठबंधन के प्रतिशोध को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने एक और गठबंधन को उकसाया। इससे पहले चू फैंग के चले जाने के बाद चू वेई और अन्य लोगों की मुलाकात एक मोटे आदमी से हुई। उस मोटे आदमी ने चूयू और चूजू की खूबसूरत शक्ल देखी और भीड़ के सामने उनका मजाक उड़ाया। इसलिए चू वेई और अन्य लोगों ने उस मोटे आदमी को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इसने विशेषज्ञों के एक समूह को आकर्षित किया। इसलिए वह मोटा आदमी, जो केवल आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, एक गठबंधन का मास्टर था। न केवल बहुत सारे लोग थे, बल्कि कई विशेषज्ञ भी थे। अभी चू परिवार सभी उनके द्वारा पकड़े गए थे और चू गाओ बाहर भागने वाला एकमात्र व्यक्ति था। रुको, क्या उस मोटे आदमी का नाम लियू मांग होगा और उसके गठबंधन को लियू गठबंधन कहा जाएगा? सु मेई ने पूछा। मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है, लेकिन उसका गठबंधन वास्तव में लियू गठबंधन है। चू गाओ ने उत्तर दिया। उस पल सु मेई, जो हमेशा किसी चीज से नहीं डरती थी, भौहें सिकोड़ने लगी और उसने भारी भाव के साथ चू फैंग से कहा।
चू फैंग, तुम्हारा परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 42 100 को 1 के बराबर जोड़ना। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर 100 को 1 के रूप में मिलाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 42 100 को 1 के रूप में मिलाना। तुम्हारा क्या मतलब है? सु मेई की गंभीरता सुनकर चू फैंग को भी समझ आ गया कि वे लोग शायद इतने सरल नहीं हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस मोटे आदमी का नाम लियू मांग है। हालांकि वह आत्मा क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर है, वह वास्तव में लियू एलायंस का गठबंधन मास्टर है। वह लियू गठबंधन कोई साधारण चीज नहीं है। उनके पास कम से कम 100 सदस्य हैं, और उनमें 7वें स्तर के 2 विशेषज्ञ हैं। पूरे आंतरिक न्यायालय में कई गठबंधनों में लियू गठबंधन कम से कम शीर्ष 10 में है। लियू एलायंस जैसा कचरा इतने सारे सदस्यों को शामिल करने का एक कारण है। क्या आप जानते हैं कि वह किस पर निर्भर करता है? क्या उनके दादा लियू चेंगेन एजियो ड्रैगन स्कूल के आंतरिक न्यायालय दंड विभाग के प्रबंधक हैं? इसके अलावा लियू मंग लियू परिवार में बचा हुआ एकमात्र बेटा है, इसलिए उसके दादा उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं। लियू मांग की इतनी शक्तिशाली रलियां स्वाभाविक रूप से उसके दादा के साथ उसके रिश्ते के कारण है। आंतरिक न्यायालय में जब तक वे हत्या नहीं करते, तब तक कोई भी लियू गठबंधन के सदस्यों द्वारा किए गए किसी भी अपराध की जांच नहीं करेगा। यही कारण है कि वे इतने लापरवाह हो सकते हैं। सु मेई ने समझाया। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? चू फैंग की निगाहें और भारी हो गई। लियू एलायंस ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आप भड़का सके। लेकिन जब तक आप विंग्स एलायंस में शामिल होते हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सु मेई ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों इंसान हैं, और ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं भड़का न सकूं। इसके अलावा आपने कुछ गलत किया है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे भड़का रहा हूं, बल्कि ऐसा है कि वह मुझे भड़का रहा है। मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं, लेकिन यह मेरे अपने परिवार का मामला है। एक पुरुष के रूप में मैं खुद से निपटना चाहता हूं। ये कहने के बाद चू फैंग ने चू गाओ पर चिल्लाते हुए कहा, चू गाओ, आगे बढ़ो। ठीक है। चू गाओ के जोरदार जवाब के बाद वे जल्दी से लियू एलायंस की ओर भागे। यह आदमी वाकई कमीना है। नमक और तेल उसके साथ घुलते मिलते नहीं। चू फैंग और चू गाओ की पीठ को देखते हुए सु मेई ने अपना छोटा सा मुंह बनाया। लेकिन थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद वह फिर भी उनके पीछे चली गई। भीतरी प्रांगण के एक निश्चित क्षेत्र में एक विशाल निवास था। ये लियू मांग का घर था और लियू एलायंस का मुख्यालय भी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टॉप ट्रेंड्स इन गोल्ड ज्वेलरी फॉर एवरी ओकेजन। टॉप ट्रेंड्स इन गोल्ड ज्वेलरी फॉर एवरी ओकेजन। स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। उस समय लियू एलायंस के बाहर सैकड़ों आंतरिक दरबारी शिष्य इकट्ठे हुए थे और दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। क्योंकि लियू एलायंस के विशाल दरवाजों के सामने लगभग 1 दर्जन शिष्य लटके हुए थे। उनका मांस फट गया था और उनके शरीर पर ताजा खून लगा हुआ था। कुछ लोग पहले ही बेहोश हो चुके थे। वे लोग थे चू वेई, चू चेंग, चू जेन और अन्य। जल्दी से देखो, लियू एलायंस फिर से शिष्यों को इसी तरह धमकाकर प्रदर्शन कर रहा है। क्या कोई इसे मैनेज नहीं कर रहा है? प्रबंधन। इसे कौन प्रबंधित करने जा रहा है? आंतरिक न्यायालय दंड विभाग के प्रबंधक लियू मांग के दादा हैं। आंतरिक न्यायालय में उन्हें प्रबंधित करने की हिम्मत कौन करता है? वह आंतरिक न्यायालय में एक छोटे अधिपति की तरह है। शश, चुप हो जाओ। अगर तुमने लियू एलायंस को अपनी बात सुनने दी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन लोगों का है। आह, दुख की बात है कि वे 2 युवा लड़कियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन मुझे डर है कि लियू मांग उन्हें बर्बाद कर देगी। निरीक्षण करने वाले शिष्यों ने गुस्सा होने की हिम्मत की, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आंतरिक दरबार में सभी गठबंधन शक्तियों के बीच लियू गठबंधन सबसे मजबूत नहीं था, उनकी पृष्ठभूमि बहुत गहरी थी। धिक्कार है। वह लियू मांग मौत की तलाश में है। ठीक उसी समय चू फैंग और अन्य लोग जल्दी से वहां पहुंच गए। चू परिवार को बुरी तरह से घायल देखकर चू फैंग के पास अपने गुस्से को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था और वह सीधे लियू एलायंस की ओर भागा। रुको, ये लियू एलायंस का मुख्यालय है। गैर लियू एलायंस सदस्यों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। किसी को करीब आते देख लियू एलायंस के गेट की रखवाली करने वाले एक सदस्य ने जोर से चिल्लाया।
लानत है तुझ पर। चू फेंग उछला और उस व्यक्ति को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद चू फेंग ने उस व्यक्ति का कॉलर खींचा और उसके चेहरे पर 3 बार मुक्का मारा। उस व्यक्ति का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी नाक टेढ़ी थी। उसके बाद चू फेंग ने अपना हाथ हिलाया और उस व्यक्ति को रेत के एक बैग की तरह हवा में फेंक दिया। एक खूबसूरत मोड़ के बाद वह लियू एलायंस के आंगन में उतरा। लियू एलायंस के लोगों, सुनो। चू यू और चूजू को जल्दी से रिहा करो वरना मैं तुम्हारे एलायंस को रौंद दूंगा। चू फेंग की आवाज गरजने जैसी थी। आसपास के पर्यवेक्षकों की तो बात ही छोड़िए, लियू एलायंस निवास के भीतर के लोग भी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। अरे वाह, वह आदमी कौन है? उसने लियू एलायंस को इस तरह चुनौती देने की हिम्मत की। मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए लगता है कि वह इस साल का नया शिष्य है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेस्टिव ज्वेलरी सेल, सेव बिग ऑन गोल्ड और सिल्वर। फेस्टिव ज्वेलरी सेल, सेव बिग ऑन गोल्ड और सिल्वर। स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। ये वास्तव में नवजात बछड़ा बाघ से नहीं डरता है। वह अकेले ही पूरे लियू गठबंधन को चुनौती देने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि वह जीने से थक गया है। कई लोगों ने चू फेंग के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की क्योंकि उन सभी को लगा कि वह मौत की तलाश में ऐसा ही कर रहा था। दरअसल जैसे ही चू फेंग ने अपनी बात खत्म की, लियू एलायंस के घर के दरवाजे हिंसक तरीके से खुल गए। पूरे 100 लोग आक्रामक तरीके से बाहर निकल आए। वे लोग अभी भी जवान थे और वे सभी लंबे और बड़े थे। उनकी ताकत भी कम नहीं थी। सबसे कमजोर आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर था, सबसे मजबूत 6ठे स्तर पर था। कौन सा कमीना लियू एलायंस में इतनी बेतहाशा हरकत करने की हिम्मत करता है? उसे तोड़ दो। एक व्यक्ति ने आंगन में देखा और उस सदस्य को देखा जिसकी नाक टेढ़ी थी और आंखें तिरछी थीं। उसने कुछ नहीं कहा और चू फेंग की ओर दौड़ा। आज जो लोग मुझे रोकने की हिम्मत करेंगे, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। जब उसने करीब 100 लियू एलायंस के सदस्यों का सामना किया, तो क्रोधित चू फेंग ने जरा भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। वह एक पागल बाघ की तरह था और उसने लियू एलायंस की सेना पर छलांग लगा दी। चू फेंग के हमले बेहद क्रूर थे। जो लोग उसके चंगुल में फंस गए, उनके लिए हल्की चोटें गंभीर थीं, और गंभीर चोटें उन लोगों के लिए थीं जो तुरंत बेहोश हो गए। हर हरकत से खून बहता था और वह बेजोड़ था। उसके सामने, चाहे लेवल 4 हो या लेवल 6, कोई भी उसके हमले का सामना नहीं कर सकता था। एक पल में, हर जगह दर्द की चीखें गूंजने लगी। हे भगवान, यह आदमी कौन है? वह इतना ताकतवर कैसे है? वह बहुत डरावना है। इतनी उम्र में ही वह बहुत निर्दयी हो गया है। उसकी हड्डियां चीर देने वाली हत्या की मंशा सीधे आत्मा तक पहुंचती है और लोगों को भयभीत कर देती है। चू फेंग ने लियू गठबंधन में कत्लेआम मचा दिया। पलक झपकते ही पूरा लियू गठबंधन पूरी तरह से पराजित हो गया। हर कोई आश्चर्य से चिल्ला उठा और यहां तक कि कुछ पर्यवेक्षक भी डर से कांप उठे। जहां तक उन 100 युवा पुरुषों की बात है, वे लियू एलायंस के सदस्य कैसे थे जो अपने नाम से लोगों को भयभीत करते थे? चू फेंग के सामने, वे बस दयालु, छोटी भीड़ों का एक समूह थे। बाघ के सामने भेड़िए भी नम्र हो जाते थे। राक्षसों के सामने बुरे लोग भी दयालु हो जाते थे। यह आदमी, मैंने अभी भी उसे कम आंका है। सु मेई की खूबसूरत आंखें चुपके से चमक रही थी क्योंकि वह भीड़ के बीच एक कोने में खड़ी थी जो चू फेंग के विनाश को देख रही थी। उसका प्यारा चेहरा अब शांत नहीं था। उसकी चकमा देने की ताकत का जिक्र न करें, लेकिन वह उस उम्र में ही इतना निर्दयी था। भले ही वह सु मेई ही क्यों न हो, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकती थी। आखिरकार, वे अभी भी बहुत छोटे थे। लेकिन चू फेंग ने ऐसा किया। अगर एजियो ड्रैगन स्कूल के नियम न होते, तो सु मेई को कोई संदेह नहीं था कि चू फेंग ने वहां सभी लोगों को मार डाला होता। इसका मतलब ये भी था कि चू फेंग का दिमाग अभी भी साफ था। लेकिन ऐसी उग्र परिस्थितियों में भी साफ दिमाग बनाए रखना चू फेंग की भयावहता के बारे में और भी बताता है। अगर वह इस उम्र में ही ऐसा था, तो बड़ा होने पर क्या होगा? उस पल, सु मेई को वास्तव में चू फेंग के प्रति एक पूरी तरह से नई समझ थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 43 एक हत्यारा देवता। गुणा प्रिय पाठकों।
अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मार्शल भगवान असुर, एक हत्यारा भगवान, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 43, एक हत्यारा देवता। हे मेरी दो सुंदरियां, चलो देखते हैं कि अब तुम दोनों कैसे विरोध कर सकते हो। लियू एलायंस निवास के एक निश्चित कमरे में एक मोटा आदमी, जिसके पूरे चेहरे पर दाने थे, मोटा सिर था और बड़े कान थे, चूयू और चूजू को देखते हुए बिस्तर पर लेटा था। वह लियू एलायंस का गठबंधन मास्टर था, कुख्यात बड़ा उत्पीड़क लियू मांग। मम, चूयू और चूजू के हाथ और पैर बिस्तर के सिरहाने से कसकर बंधे हुए थे, यहाँ तक कि उनके मुंह भी बंद थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं और वे कांप रहे थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा, उन 3 लोगों के अलावा, उस समय कमरे में 2 युवा पुरुष भी खड़े थे। वे दोनों आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के विशेषज्ञ थे, लियू एलायंस के भीतर सबसे मजबूत। जहां तक उनके वहां होने का सवाल है, तो इसका कारण काफी मनोरंजक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू मांग की ताकत बहुत कम थी और उसके पास चूयू और चूजू पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसके पास चूजू और चूयू को बांधने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि लियू मांग के लिए यह आसान हो जाए। उन्होंने ऐसी कोई छोटी मोटी भयानक हरकतें नहीं की। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि लियू मांग के तरोताजा होने के बाद उन्हें मीठा स्वाद मिला होगा। इसलिए उस समय उन्होंने वहां से जाने की योजना नहीं बनाई। वे लियू मांग के खत्म होने का इंतजार करते हुए एक रियलिटी शो देखने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद वे भी वहां जा सकते थे। वाह! लेकिन ठीक उसी समय बाहर से एक और हृदय विदारक चीख सुनाई दी। ऐसी चीखें पहले भी कई बार गूंज चुकी थी। इससे लियू मांग का माथा ठनका। उसने उन 2 लोगों से कहा, जाओ और देखो। उनसे कहो कि इसे रोकने का समय आ गया है, ताकि मेरा मूड खराब ना हो। लियू मांग के आदेश सुनकर, हालांकि वे दोनों ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें पीछे मुड़ना पड़ा और नीचे जाना पड़ा ताकि लियू एलायंस के सदस्यों को रोका जा सके, जो उन आक्रमणकारियों को पीटना जारी रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। घर का बड़ा दरवाजा टूट गया और एक शव भी उड़कर अंदर आ गया। ये है पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुख्य हॉल में जो व्यक्ति उड़कर आया था, उसका चेहरा खून से लथपथ था और वे ये पता लगाने में असमर्थ थे कि वह व्यक्ति कौन था। लेकिन उसके कपड़ों पर लियू अक्षर लिखा हुआ था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से उनके अपने गठबंधन के सदस्य थे। लानत है! जब उन्होंने अपने ही लोगों को इस तरह पिटते देखा, तो वे दोनों तुरंत क्रोधित हो गए। हालांकि लियू मांग लियू एलायंस का बॉस था, लेकिन वास्तव में वे एलायंस में सबसे मजबूत थे। लेकिन जब वे आक्रामक तरीके से दरवाजे की ओर बढ़े तो आंगन का दृश्य देखकर दोनों भी दंग रह गए। उस समय लियू एलायंस के विशाल प्रांगण में लियू एलायंस के सदस्य हर जगह पड़े थे। वे सभी बुरी तरह से घायल थे, और जो बेहोश हो गए थे, उनके अलावा बाकी लोग जमीन पर लौट रहे थे और दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये बेहद दर्दनाक था। चू फेंग इस समय एक व्यक्ति का कॉलर पकड़ रहा था। हालांकि वह व्यक्ति लगातार भीख मांग रहा था, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने जोरदार मुक्का मारा और कुछ हड्डियां टूटने की आवाजों के साथ उस व्यक्ति की छाती की हड्डी उसी तरह टूट गई। दर्द से चीखने के बाद वह बेहोश हो गया। फिर एक बिजुका की तरह चू फेंग ने उसे ऊपर फेंक दिया और एक कश के साथ वह कहीं पास में जा गिरा। इस प्रकार चू फेंग पर हमला करने के लिए घिरे गए 100 लियू गठबंधन के सदस्य सभी उसके द्वारा नष्ट कर दिए गए। लेकिन शुरू से अंत तक बस कुछ ही पल बीते। उस अंत ने देखने वालों को आश्चर्य में लगातार चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। वह युवक कैसा था? वह तो बिल्कुल असली भगवान की हत्या करने जैसा था। यार, तुम कौन हो? अचानक निवास के बड़े दरवाजे पर एक चीख की आवाज सुनाई दी। उधर देखने पर सभी चौंक गए। वे सभी महसूस कर सकते थे कि वे दोनों जो आभा उत्सर्जित कर रहे थे, वह आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर से संबंधित थी। वे जानते थे कि लियू एलायंस के सबसे मजबूत लोग बाहर आ गए हैं। अगर चू फेंग झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों को पीट रहा था, तो वह वर्तमान में विशेषज्ञों का सामना कर रहा होगा। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि जब चू फेंग और दोनों शुरू होते हैं तो क्या होता है। TN झींगा सैनिक और केकड़ा जनरल इक्वल्स बेकार सैनिक। तुम्हें जल्द ही याद आ जाएगा कि मैं कौन हूं। चू फेंग ने धीरे से मुड़कर अपनी नजर उन दोनों की ओर घुमाई, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। यह आदमी, जब उन्होंने चू फेंग के बर्फीले चेहरे और हत्या के इरादे से भरी निगाहों को देखा, तो उनके शरीर कांपने लगे और वे बेकाबू होकर एक कदम पीछे हट गए।
उनके दिलों में एक अजेय भय फैलने लगा। 20 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक उसी समय चू फैंग ने अचानक हमला किया। वह आगे बढ़ा और वह धनुष से निकले तीर की तरह था। वह तुरंत उड़ती हुई गति से भागा, जैसे उसका पूरा शरीर बिजली की किरण में बदल गया हो, और वह तुरंत उन दो लोगों के सामने आ गया। इससे पहले कि वे दोनों इस पर प्रतिक्रिया करते, उन्होंने अपने सामने कुछ बिजली की हलचल और अपनी छाती में क्यूई और रक्त की लहरें महसूस की। उसके बाद जब वे बिना बिजली के फर्श पर गिरे तो उनके मुंह से खून की धार बह निकली। हे भगवान, ये शक्ति रैंक 4 कौशल की है। ये कैसे संभव है कि यह आदमी रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता है? मुझे पता है। वह इस साल के आंतरिक न्यायालय शिष्य परीक्षा का चैंपियन है, वह भयंकर व्यक्ति जिसने 40 भयंकर जानवरों का वध किया। ये कैसे संभव है? इनर कोर्ट डिसिप्लिन परीक्षा केवल इतने समय के लिए ही पास हुई। वह रैंक 4 कौशल का उपयोग इतनी जल्दी कैसे कर सकता है? केवल इतना ही नहीं, उसकी आभा स्पष्ट रूप से आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। ये कैसे संभव है कि उसने आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के 2 विशेषज्ञों को तुरंत हरा दिया? क्या रैंक 4 कौशल वास्तव में इतने भयानक है? देखने वाली भीड़ तुरंत ही तेल के उड़ते बर्तन में बदल गई। अगर यह कहा जाता है कि चू फैंग ने सोलियू गठबंधन के लोगों से लड़ते हुए अपनी निर्दयता दिखाई, तो अब वह अपनी पूर्ण शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी सहन शक्ति की सीमाओं को तोड़ देते थे, और इस हद तक ऐसा कर पाने में सक्षम होना वास्तव में एक प्रतिभा के रूप में देखा जाता था। सचमुच अज्ञानी। औसत दर्जे के लोग प्रतिभाशाली लोगों की दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? सु मेई ने एक नजर भीड़ पर डाली, जिसके चेहरे पर हैरानी थी, फिर उसने चू फैंग की तरफ देखा। तभी उसे पता चला कि चू फैंग निवास के मुख्य हॉल में गायब हो गया था। लानत है, यह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। यह देखकर सु मेई का शरीर उछल पड़ा और निवास की ओर भागा। प्यारे, तुम इंतजार कर रहे हो ना? मैं अभी तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। उस कमरे में वापस आकर लियू मांग ने पहले ही अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और अपना अतुलनीय रूप से गंदा शरीर प्रकट कर दिया था। उसकी चमकती हुई आंखें चू यू और चू जू पर टिकी थी, जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह बेशर्मी से अपने होंठ चाट रहा था, उत्साह से अपने हाथ रगड़ रहा था, और बात करते हुए वह खुद को उन दोनों पर फेंकने वाला था। धमाका। लेकिन ठीक उसी समय एक भारी आवाज गूंजी। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए लियू मांग का चेहरा बहुत बदल गया और डर से उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्योंकि कमरे के दरवाजे के फ्रेम बाहर आ गए थे, और उसी क्षण वह उसकी ओर उड़ रहा था। उस गति से वह ऐसी चीज नहीं थी जिससे वह बच सकता था। धमाका। आह! एक धमाके के साथ दरवाजे का फ्रेम लियू मांग के शरीर पर जोर से टकराया और फ्रेम चकनाचूर हो गया। लियू मांग कमरे के कोने में जा गिरा, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी और सिर चकरा रहा था। उसका शरीर लकड़ी के छिलकों से भरा हुआ था और यह कोई मामूली धमाका नहीं था। जब वह धीरे धीरे होश में आया तो उसे ये देखकर झटका लगा कि कमरे में एक और व्यक्ति भी है। वह व्यक्ति उसके ठीक सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था। हालांकि वह सिर्फ एक नौजवान था, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक ऐसी आभा निकल रही थी जिससे वह डर गया। खास तौर पर उसकी 2 आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून की चमक भरी हो और वह शैतान जैसा दिख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 44 आपदा का आगमन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मार्शल भगवान असुर आपदा का आगमन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 44 आपदा का आगमन। तुम कौन हो? इससे लियू मांग का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। वह पीछे हटता रहा, लेकिन वह पहले ही दीवारों के कोने पर पहुंच चुका था और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। फुसफुसाहट। चू फैंग ने कुछ नहीं कहा और सीधे हमला कर दिया। उसका हाथ चील के पंजे जैसा था। वह सीधे लियू मांग के निचले हिस्से पर गया और लियू मांग की कमर को पकड़ लिया। बोलो, तुमने इस चीज के लिए कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है? चू फैंग अचानक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। इससे पहले कि लियू मांग कुछ कह पाता, उसने चू फैंग को मुस्कुराते हुए देखा। उसने सोचा कि उसका मौका आ गया है और उसने तुरंत अपना तरीका बदला और जोर से चिल्लाया। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा।
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ आज से है, शायद तुम उन लड़कियों के बारे में सोच सको जिन्हें तुमने पहले बर्बाद किया है। ऐसा कहने के बाद चू फैंग का हाथ अचानक से कस गया। चू फैंग रुक जाओ। ठीक उसी समय सु मेई दौड़कर अंदर आई। उसने चू फैंग की हरकतें देखी और उसे रुकने के लिए चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवा के निकलने की दो आवाजें सुनाई दी और चू फैंग के हाथों से खून हर जगह फैल गया। आह! लियू मांग एक मरते हुए सुअर की तरह चिल्ला रहा था। वह अपने दोनों हाथों से उस जगह को ढंक रहा था और जमीन पर आगे पीछे लुढ़क रहा था। लेकिन दर्द असहनीय था और वह जल्दी ही बेहोश हो गया। चू फैंग, तुमने तो तबाही मचा दी है। वह दृश्य देखकर सु मेई भी शांत नहीं रह सकी। आपदा। उसने मेरे परिवार को छूने की हिम्मत की, इसलिए उसने ही आपदा को जन्म दिया है। उसे भाग्यशाली होना चाहिए कि उसने चू यू को नहीं छुआ, वरना मैं न केवल उसके जन्नांगों को तोड़ता, मैं उसकी जान ले लेता। चू फैंग ने ठंडी सांस ली और जल्दी से चू यू और चू जू की ओर चल दिया। सिसकी। जब चू फैंग ने चू यू और चू जू की रस्सियां खोली, तो दोनों ने खुद को चू फैंग के आलिंगन में फेंक दिया और बिना आवाज के रोने लगे। अगर चू फैंग जल्दी नहीं आता, तो उन दोनों की पवित्रता वास्तव में लियू मांग द्वारा बर्बाद कर दी जाती। उसके बाद चू फैंग चू परिवार के साथ चला गया। उस घटना ने तुरंत आंतरिक प्रांगण में हलचल मचा दी। लियू एलायंस के आसपास इकट्ठा होने वाली भीड़ भी बढ़ी और बड़ी होती गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर कोई जानता था कि एक युवक ने 100 लियू एलायंस सदस्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लियू एलायंस को हरा दिया, जो बुराई के अलावा कुछ नहीं करता था। उस युवक का नाम चू फैंग था। सभी को यह भी पता था कि चू फैंग का नाम पूरे आंतरिक प्रांगण में फैल जाएगा। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि चू फैंग कल तक जीवित रहेगा या नहीं। चू फैंग ने न केवल लियू गठबंधन पर कब्जा कर लिया, बल्कि उसने लियू मांग को भी तोड़ दिया और लियू परिवार की वंशावली को भी काट दिया। इस तरह की स्थिति का सामना करते हुए, लियू मांग के दादा के रूप में, वह कैसे बगल में देख सकता था और परवाह नहीं कर सकता था। चू फैंग के लिए एक आपदा का आगमन तय था। दरअसल, लियू मांग के कुछ समय तक नशे में रहने के बाद, जिस घर में चू फैंग था, उसे लोगों ने घेर लिया। लेकिन वे साधारण शिष्य नहीं थे। वे आंतरिक दरबार के बुजुर्ग थे। वे सभी मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और वे दंड विभाग के लोग थे। उन बुजुर्गों का सामना करते हुए, चू फैंग के पास प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी होकर उन्हें उसे ले जाने दे सकता था। खत्म हो गया। चू फैंग का भी खात्मा हो गया। लियू चेंगेन निश्चित रूप से चू फैंग की जान ले लेगा। आह, कितनी शर्म की बात है। उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का भविष्य बहुत अच्छा होना चाहिए था। जैसे ही वह आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करता है, लेकिन उसने एक ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे उसे उकसाना नहीं चाहिए था। उस समय चू फैंग के निवास के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वे लोग चू फैंग का पीछा करते हुए उसके पीछे चल पड़े। चू फैंग को दंड विभाग द्वारा ले जाते हुए देखकर सभी को चू फैंग पर दया आ गई। लेकिन उन्होंने सु मेई पर ध्यान नहीं दिया, जो पास ही खड़ी थी। जैसे ही बुजुर्ग आए, वो पलटकर चली गई। कई जगहें थीं जहां बड़े लोग काम करते थे। मार्शल स्किल बिल्डिंग, पनिशमेंट डिपार्टमेंट, मिशन सिलेक्शन लोकेशन के अलावा एक और जगह थी, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। वह थी बड़े लोगों की बिल्डिंग। बुजुर्गों की बिल्डिंग में हजारों बुजुर्ग रहते थे और यह वह इलाका था जहां बुजुर्ग सबसे ज्यादा इकट्ठा होते थे। सु रू वहां का मैनेजर था। क्या तुमने कहा कि चू फैंग ने लियू मांग के जन्नांगों को नष्ट कर दिया? बुजुर्गों के भवन के एक निश्चित हॉल में सु मेई का वर्णन सुनने के बाद सु रॉ का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये सही है। आपको चू फैंग की मदद करने की जरूरत है, वरना उसकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। सु मेई ने विनती करते हुए कहा। अच्छी स्थिति में नहीं। लियू चेंगेन के तरीकों से उसे खुशी से मरने देना पहले से ही अच्छी किस्मत होगी। चू फैंग बहुत जल्दबाज है। मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। सु रो ने अफसोस जताते हुए आह भरी। क्या तुम बस देखते रहोगे कि चू फैंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस तरह मारा जा रहा है? तुम्हें पता है कि अगर हम उसे पकड़ सके तो हमारे सु परिवार को कितने लाभ होंगे? सु मेई थोड़ी घबरा गई। चू फैंग वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और अगर उसे अच्छी तरह से विकसित किया जाए तो वह वास्तव में हमारे सु परिवार के लिए मददगार साबित होगा। लेकिन फिर भी वह इस लायक नहीं है कि मैं लियू चेंगेन के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाऊं। सु रो ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आत्मा की शक्ति है।
हमारे सू परिवार ने कब से उसके जैसे व्यक्ति की तलाश की है। क्या वह अभी भी इस लायक नहीं है कि आप उसकी मदद करें? सू मेई ने भावुक होकर कहा। तुमने क्या कहा? फिर से बताओ। ये शब्द सुनकर सू रॉ की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। मैंने कहा कि क्या वह अभी भी इस लायक नहीं है कि आप उसकी मदद करें? नहीं, पिछला वाक्य। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आत्मिक शक्ति है। बहन, क्या यह सच है? चू फैंग के पास आत्मा की शक्ति है। तुम्हें कैसे पता चला? उसी क्षण सू रो ने उत्साह से सू मेई के कंधों को पकड़ लिया और जोर से पूछा। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था? सू मेई सू रो के अचानक परिवर्तन से दंग रह गई। तुमने इसे देखा? तुमने इसे कब देखा? यह देखकर कि सू रो को वास्तव में ये पता नहीं था कि चू फैंग के पास आत्मिक शक्ति थी, सू मेई ने आध्यात्मिक औषधि खोज में जो कुछ भी हुआ था, वह सब विस्तार से सू रो को बताया। अगर तुमने जो कहा वह सच है, तो इस चू फैंग में वाकई आत्मा की शक्ति है। सू रो ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब वह छाती जिस पर गर्व किया जा सकता था एक बार ऊपर नीचे हुई, तो उसने शांति से कहा, इस चू फैंग को बचाना होगा। दंड विभाग एक ऐसा क्षेत्र था जो गलत काम करने वाले शिष्यों को दंडित करता था और एक ऐसा क्षेत्र भी था जहां अपराधियों को कैद किया जाता था। यहाँ बंद किए गए लोग जरूरी नहीं कि सभी एजियो ड्रैगन एलायंस के लोग ही हों। लेकिन जो लोग यहाँ बंद हो गए वे दंड के दर्द से बच नहीं पाए। उसी समय दंड विभाग के सबसे सख्त क्षेत्र में एक लोहे की जेल में चू फैंग के दोनों हाथ लोहे की जंजीरों से बंद कर दिए गए और उसे बीच हवा में लटका दिया गया। उसके सामने 1 दर्जन से ज्यादा बुजुर्ग खड़े थे। उनका मुखिया एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे और दाढ़ी थी। बूढ़े आदमी की तलवार जैसी भौहें उल्टी थी और उसकी दाढ़ी फटी हुई थी। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वह एक भयंकर चरित्र का आदमी था। वह दंड विभाग का मैनेजर था, लियू मांग का दादा, लियू चेंगेन। उस समय लियू चेंगेन की दोनों आंखें बंद थी। उसने भारी आवाज में पूछा, क्या मंगेर की चोटें ठीक हो सकती हैं? सर, युवा मास्टर मंग की चोटें पहले से ही स्थिर हैं, लेकिन मुझे डर है कि वह हिस्सा ठीक नहीं हो पाएगा। कचरा। लियू चेंगेन अचानक उठ खड़ा हुआ और जिस कुर्सी पर वह बैठा था वह अचानक हिलकर बिखर गई। उसने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, मंगेर की चोटें ठीक होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वह बुजुर्ग डर के मारे पीछे हटता रहा, फिर वह पलटा और चला गया। उसी क्षण लियू चेंगेन ने अंततः चू फैंग की ओर अपनी प्रतिशोध भरी नजर डाली और उग्रता से कहा, इस लड़के के गुप्तांग काट दो, इसकी आंखें निकाल दो, इसके कान, नाक, जीभ काट दो और इसके चारों हाथ पैर काट दो। जी सर। जैसे ही लियू चेंगेन के शब्द निकले, उसके पीछे खड़े बुजुर्गों ने सभी प्रकार के उपकरण पकड़ लिए और धीरे धीरे चू फैंग की ओर चल पड़े। उनके चेहरों पर भयावह भाव थे, जैसे वे चू फैंग को 8 टुकड़ों में काट देंगे। वास्तव में वे ऐसा करने की तैयारी कर रहे थे। गड़गड़ाहट। ठीक उसी समय लौह कारागार का मोटा लोहे का दरवाजा टूट गया। उसी समय दरवाजे के सामने एक सुंदर आकृति भी प्रकट हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 45 अत्याचारी सूरो। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर द टायरेनिक सू रॉ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 45 अत्याचारी सू रॉ। सू रो ने उस समय सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी। उस पोशाक और लोमड़ी जैसे चेहरे के साथ वह स्पष्ट रूप से भीड़ से अलग दिख रही थी और उसका व्यवहार भी सम्मेलन से अलग लग रहा था। लेकिन जब सू रो प्रकट हुई, तो बुजुर्गों के चेहरे के भाव अधिक गंभीर हो गए। लोहे की जेल पर पहले से ही कड़ा पहरा था। सजा विभाग के लोगों के अलावा कोई और अंदर नहीं जा सकता था। सू रो की मौजूदा हरकतें बिल्कुल अंदर घुसने जैसी थी। बड़े सू रो, अब यह एक दुर्लभ अतिथि है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे दंड विभाग में आपका क्या काम है। हालांकि सू रो बुरे इरादों के साथ आई थी, लेकिन इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में सोचने के बाद, यहां तक कि लियू चेंगेन को भी उसका सामना करते समय मुस्कुराना पड़ा। बस एक छोटी सी समस्या है, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मदद कर सकते हैं। सू रो की आकर्षक मुस्कान में हजारों अलग अलग तरह की शालीनता थी और यहां तक कि बूढ़े लोगों को भी उसे संभालना मुश्किल लगता था। अगर आपके पास कुछ है तो कृपया बताएं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा।
लियू चेंगेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस चू फैंग को यहां से ले जाना चाहती हूँ। सू रो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उन शब्दों के साथ न केवल अन्य लोगों बल्कि मुस्कुराहट से भरे लियू चेंगेन के चेहरे पर भी बड़ा परिवर्तन आ गया। सू रो, यह क्या मजाक है? क्या तुम जानती हो चू फैंग ने क्या किया? लियू चेंगेन का रवैया गंभीर हो गया। चाहे उसने कुछ भी किया हो, आज मैं उसे पकड़ कर ले आऊंगी। सू रो ने भी अपनी मुस्कुराहट दूर कर ली। ऐसा नहीं चलेगा। मैं अभी यही कहूंगा। अगर भगवान भी आ जाए तो चू फैंग को ले जाने के बारे में मत सोचना। उसे बाहर निकालो। लियू चेंगेन ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, घूम गया और अब सू रो पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी सू रो, कृपया। ये देखकर कई बुजुर्ग बलपूर्वक मुस्कुराए और सू रो की ओर बढ़े, उसे ले जाना चाहते थे। लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही सू रो के शरीर से एक आकारहीन दबाव निकला। वह दबाव बहुत मजबूत था और भंवर की तरह घूम रहा था। तुरंत उसने पूरे लोहे के जेल को भर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगभग उसी समय जब दबाव छोड़ा गया, 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से खून की धार बहने लगी। केवल लियू चेंगेन ही खड़ा रह सका। उस समय सू रो के चारों ओर एक बवंडर घूम रहा था और उसके काले काले लंबे बाल ऊपर नीचे उड़ रहे थे। बर्फ सफेद लंबी पोशाक बाएं दाएं हिल रही थी, मानो कोई परी उतर रही हो। लेकिन उसकी नजर असामान्य रूप से बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं भी अभी यही कहूंगा। चाहे तुम चाहो या नहीं, तुम चू फैंग को रिहा करोगे। सू रो, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। यह देखकर लियू चेंगेन को भी गुस्सा आ गया। उसी शक्तिशाली दबाव ने बाहर निकलकर लोहे की जेल को भी अपनी चपेट में ले लिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। उस समय चू फैंग को चारों तरफ से आती हुई कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। वह ये भी देख सकता था कि मजबूत लोहे की जेल हिंसक रूप से हिल रही थी, मानो उन दोनों से आने वाले दबाव का विरोध करने में असमर्थ हो। दबाव के कारण यहां तक कि जमीन पर मौजूद मूल क्षेत्र के बुजुर्ग भी अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगे, क्योंकि इसे सहन करना बहुत कठिन था। लेकिन चू फैंग पूरी तरह से ठीक था। उसके चारों ओर एक गर्म आभा थी जो उसे एक मजबूत के खिलाफ बचाव कर रही थी। यह स्पष्ट था कि सू रो का दबाव उसे बचा रहा था। लियू चेंगेन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजर से देख रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरा विरोध करने के लिए उपयुक्त नहीं हो। अचानक सू रो ने एक बार आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, एक गहरी दरार धीरे धीरे एक चलते हुए सांप की तरह फैल गई। यह तेजी से जमीन पर आगे बढ़ी और लियू चेंगेन की ओर बढ़ गई। धमाका। जब दरार लियू चेंगेन के सामने पहुंची तो वह तुरंत उड़ गया और लोहे की दीवारों से बुरी तरह टकराया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह से पुराना खून बाहर निकल आया। आप वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गए हैं। उस ताकत के साथ, आप अभी भी एक बुजुर्ग के रूप में आंतरिक प्रांगण में क्यों रह रहे हैं? लियू चेंगेन ने डर से भरी आंखों से सू रो को घूर कर देखा, क्योंकि सू रो की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए। सू रो ने घृणा से लियू चेंगेन की ओर देखा और अपने हाथों से हवा में लहराया। कुछ धमाकों और झटकों के साथ चू फैंग के हाथों की लोहे की जंजीरें कट गईं। इसके साथ ही चू फैंग भी अपनी आजादी वापस पा गया और स्थिर होकर फर्श पर उतरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि चू फैंग को नहीं पता था कि सू रो ने आकर उसे क्यों बचाया, फिर भी वह जल्दी से उसके बगल में भाग गया। वह जानता था कि इस समय और तुरंत केवल इस व्यक्ति के बगल में होने से ही वह सबसे सुरक्षित स्थिति में होगा। चू फैंग ने जमीन पर दरार को देखा और ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। पूरी लोहे की जेल भारी और मोटे लोहे से बनाई गई थी। इस लोहे पर एक कदम से दरार बनाने में सक्षम होना, यह दर्शाता है कि सू रो की ताकत कितनी अनुचित थी। चू फैंग को ज्यादा चोट नहीं लगी थी और सू रो ने भी चू फैंग को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। उसने चू फैंग के हाथ पकड़े और उसे बाहर खींच लिया। ध्यान से देखने पर चू फैंग को पता चला कि सू रो काफी सुंदर थी। हालांकि सू मेई का चेहरा सू रो से ज्यादा खराब नहीं था, फिर भी वह थोड़ी जवान थी और वह अभी भी थोड़ी अटपटी थी। लेकिन सू रो अलग थी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और उसका पूरा शरीर परिपक्व आकर्षण बिखेर रहा था। यहां तक कि उसके शरीर की खुशबू भी विशेष रूप से मनमोहक थी। लेकिन जैसे ही चू फैंग उस आकर्षक सुगंध में डूबा, सू रो अचानक रुक गई, पीछे मुड़कर देखा और अत्यंत ठंडे स्वर में लियू चेंगेन से कहा,
छुपकर चू फैंग पर हमला करने या उसके चू परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। नहीं तो यह आपके पोते के घायल होने जितना आसान नहीं होगा। मैं आपके पूरे लियू परिवार को एजियोर प्रांत से मिटा दूंगा। सू रो, मुझ पर दबाव मत डालो। अगर तुम मुझ पर एक सीमा से ज्यादा दबाव डालोगे तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। लियू चेंगेन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ओह, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो तो तुम आगे बढ़ो और कोशिश करो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सू रो अचानक मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद ठंडी थी। उसने लियू चेंगेन से और कोई बकवास नहीं की और चू फैंग के साथ लोहे की जेल से बाहर चली गई। सू रो के बाहर चले जाने के बाद लियू चेंगेन एक गेंद की तरह हो गया था जिसमें हवा नहीं थी और वह कमजोर भाव से जमीन पर लंगड़ाता हुआ चल रहा था। थोड़ी देर बाद वह कड़वाहट से मुस्कुराया और उसके पुराने आंसू गिरने लगे। वह जानता था कि वह अभी केवल अतिशयोक्ति कर रहा था, क्योंकि उसके लियू परिवार और सू परिवार की पृष्ठभूमि की तुलना करना वास्तव में एक महान जादूगर के खिलाफ एक छोटे जादूगर की तरह था। उल्लेख करने लायक भी नहीं। आज वह अपनी अप्रिय सांस को केवल अपने पेट में ही निगल सकता था। उसके पास अब कोई मौका नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका पूरा परिवार खत्म हो जाए। बुजुर्गों के भवन के एक हॉल में सू रो चाय बनाने में व्यस्त थी। चू फैंग एक स्टूल पर एक पैर दूसरे पर रखकर बैठा था और चुपके से सू रो की उभरी हुई दो चोटियों और उसके चिकने और गोल नितंबों को देख रहा था। ड्रेस के नीचे और उन बर्फ सफेद, लंबी और खूबसूरत टांगों को देखते हुए उसके पेट के नीचे शैतानी आग की एक लहर पैदा हुई। हे, ये तो वाकई कमाल की महिला है। चू फैंग ने अपने दिल में चुपके से आह भरी। जो व्यक्ति ऐसे सुंदर शरीर का आनंद ले सकता है, उसे ऐसा सौभाग्य दुर्लभ होगा। इस तरह के एक मसालेदार फिगर के साथ अगर नग्न होकर उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा को दिखाना संभव था, तो चू फैंग को भाग्यशाली महसूस करने के लिए केवल इसके बारे में सोचने की जरूरत थी। लेकिन वह केवल इसलिए सोच सकता था क्योंकि वह जानता था कि सू रो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अनगिनत आंतरिक दरबारी शिष्यों के दिलों में देवी थी। यहाँ तक कि मुख्य शिष्यों और बुजुर्गों ने भी पागलों की तरह उसका पीछा करते हुए सू रो के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। लेकिन आज तक कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल पाया। इसलिए यह महिला ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो झुक जाए और सामान्य लोग उसका मजा लें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 46 विंग्स एलायंस में प्रवेश। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर विंग्स एलायंस में प्रवेश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 46 विंग्स एलायंस में प्रवेश। लो, डर कम करने के लिए एक कप चाय पी लो। सू रो ने चू फैंग को अच्छी महक वाली चाय का एक कप दिया। धन्यवाद एल्डर सू रो, मुझे वाकई बहुत प्यास लगी है। चू फैंग ने चाय स्वीकार की और उसे अपने मुंह में उड़ेल लिया। उसने और भी चाय की इच्छा करते हुए पूछा, क्या आपके पास और है? मैं करता हूँ। सू रो ने लगातार चू फैंग के लिए कुछ और कप डाले और वह हमेशा एक ही घूंट में चाय खत्म कर देता था। चाय का पूरा प्याला खत्म करने के बाद उसने संतुष्टि के साथ अपना मुंह पोंछा। मुंह पोंछते समय उसने डकार भी ली। चू फैंग को ऐसा करते देख सू रो को आश्चर्य हुआ, यह आदमी कैसे डर गया है। वह स्पष्ट रूप से केवल प्यासा है। यह सोचना कि इतनी उम्र में एक युवा व्यक्ति ऐसी खतरनाक स्थिति के प्रति इतना निडर होगा, उस तरह का साहस, अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता ने वास्तव में उसे एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। जितना अधिक वह सोचती, उतना ही उसे लगता कि उसने आज सही व्यक्ति को बचाया है। बड़े सू रो, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद, वरना मुझे डर है कि मेरी छोटी सी जिंदगी सचमुच खत्म हो जाती। चू फैंग खड़ा हुआ और ईमानदारी से धन्यवाद दिया। लेकिन उसने ये भी अनुमान लगाया कि सू रो ने उसे बचाया क्योंकि वह उसे फंसाना चाहती थी। लेकिन आखिरकार उसने उससे बचाया था। अगर वह अपना आभार नहीं जताता तो ये सिर्फ खुद को धोखा देना होगा। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इस स्थिति में लियू मांग ने पहले गलत किया और एजियो ड्रैगन स्कूल में एक बुजुर्ग के रूप में मेरे लिए आपकी रक्षा करना सामान्य है। किसी भी मामले में आप अभी भी एक दुर्लभ और उत्कृष्ट शिष्य हैं। सू रो ने प्यार से मुस्कुराया और उसके बाद उसने चू फैंग की ओर अपना हाथ बढ़ाया। चूंकि आप पहले से ही 3 थंडर शैलियों को जानते हैं, इसलिए इसे वापस सौंप दें।
इस तरह का एक मार्शल कौशल बाहर नहीं फैलाया जा सकता है। एल्डर सू रो, मैं ईमानदार रहूंगा। 3 थंडर स्टाइल्स में से, मैं उनमें से केवल 2 का उपयोग कर सकता हूं और मुझे अभी तक तीसरा समझ में नहीं आया है। चू फैंग ने 3 थंडर स्टाइल्स को बाहर निकाल लिया, लेकिन वह इसे छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। सू रो ने 3 थंडर स्टाइल्स ली, फिर मुस्कुराए और चू फैंग से कहा, मैं इसे नहीं छिपाऊंगी। इस स्कूल के संस्थापक के अलावा किसी ने भी वास्तव में तीसरी शैली को नहीं समझा, इसलिए यदि आपने पहले 2 में महारत हासिल कर ली है तो ये ठीक है। ओह! सू रो के शब्द सुनकर चू फैंग मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि तीसरी शैली में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। लेकिन चू फैंग को भी लगा कि एक दिन वह इसे पूरी तरह समझ सकता है। उस समय क्या वह एजियो ड्रैगन संस्थापक के अलावा तीसरी शैली को जानने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके बाद सू रो ने चू फैंग के साथ थोड़ी बातचीत की, लेकिन वह केवल एक शिष्य के प्रति एक बुजुर्ग की चिंताएं थी और उसने चू फैंग को रस्सी से बांधने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। बुजुर्गों की बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद चू फैंग के दिल में एक मूल्यांकन था। हालांकि सू रो सू मेई की तुलना में बहुत अधिक कोमल लग रही थी, लेकिन उसकी सोच सू मेई की तुलना में बहुत गहरी थी। ओई, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। जैसे ही चू फैंग बुजुर्गों की इमारत के बड़े दरवाजे से बाहर निकला, उसने एक मीठी आवाज सुनी। उसने देखा कि एक तितली जैसी आकृति उसकी ओर आ रही है। ये सू रो की छोटी बहन सू मेई थी। इस बार तुम्हारा शुक्रिया। चू फैंग मुस्कुराया। वह जानता था कि सू रो ने उसकी मदद क्यों की, शायद इसी लड़की की वजह से कम उसी ने सू रो को इसकी जानकारी दी थी। ओह, मैं नहीं बता सकता, लेकिन लगता है कि आपके पास अभी भी दिल है। लेकिन अगर आप मुझे आभार व्यक्त करने जा रहे हैं, तो आप केवल अपने मुंह का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? क्या आपको इसे और अधिक भौतिकवादी तरीके से व्यक्त नहीं करना चाहिए? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चूमूं? छुट्टी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गले लगाऊं? तुरंत चले जाओ। ठीक है। मैं घाटा लूंगा और तुमसे शादी करूंगा। तुरंत चले जाओ। सू मेई का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हालांकि वह जानती थी कि चू फैंग बेशर्म है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बेशर्म होगा। इसलिए उसने अब उस पर ध्यान नहीं दिया और जाने के लिए मुड़ गई। सू मेई को मुंह बनाते और जाते देख चू फैंग हंस पड़ा। हालांकि वह सू रो को चिढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उसने इस छोटी लड़की को चिढ़ाने की हिम्मत की। लेकिन थोड़ी हंसी के बाद चू फैंग ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं विंग्स एलायंस में शामिल हो सकता हूं? सच में? ये शब्द सुनकर सू मेई ने तुरंत चलना बंद कर दिया। चमकीली आंखों की एक जोड़ी झिलमिलाती हुई चू फैंग को घूर रही थी। बेशक, मैं आप बहनों का एहसान चुकाना चाहता हूं, जो मैं जल्द या बाद में चुका दूंगा। यह आपको चुकाना नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ आपकी छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू फैंग के शब्द उसके दिल से निकले थे। हालांकि सू मेई ने उसकी क्षमता देखी, लेकिन वर्तमान में वह कुछ भी नहीं था। अगर वे उसे नहीं बचाते, तो उसकी जान भी नहीं बचती। किसी को एहसानों को पहचानना चाहिए और उन्हें वापस करना चाहिए। चू फैंग ऐसा ही व्यक्ति था। पहले तो जब उसने ड्रैगन और टाइगर भाइयों को मना कर दिया तो उसे अपनी जन्मजात प्रतिभा के उजागर होने की चिंता हुई, लेकिन अब वह पहले ही उजागर हो चुकी थी। उसने आज मना कर दिया क्योंकि उसे यह पसंद नहीं आया कि सू मेई उसे कैसे धमका रही थी। लेकिन अभी, अपनी ताकत के साथ, उसके पास अभी भी आंतरिक प्रांगण में चू यू और उसके परिवार की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए, उसे लगा कि अभी विंग्स एलायंस में शामिल होने से सैकड़ों फायदे होंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। इससे उसके चू परिवार के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा, बहुत हल्के ढंग से चू फैंग महसूस कर सकता था कि सू मेई और सू रो की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी और तथाकथित सू परिवार भी सरल नहीं होगा। एक परिवार जिसके पास रहस्यमय तकनीकें हैं, वह बिल्कुल भी सामान्य शक्ति नहीं होगी। ये कम से कम एजियो ड्रैगन स्कूल के बराबर होगा। इसलिए, उन्होंने महसूस किया कि सू रो और सू मेई का एजियो ड्रैगन स्कूल में जाने का कारण एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसके पास वह ताकत हो जिससे वे उन्हें अपने परिवार से जोड़ सकें। ठीक उसी तरह जैसे लियू चेंगेन ने सू रो से पूछा था। जब उसके पास इतनी ताकत थी तो वह भीतरी प्रांगण में क्यों रही? कोर एल्डर क्यों नहीं बन गई? ऐसा इसलिए था क्योंकि मुख्य शिष्यों को अन्य लोगों द्वारा आसानी से आकर्षित नहीं किया जा सकता था। लेकिन आंतरिक दरबार के अधिकांश शिष्य नए लोग थे।
उन्हें आकर्षित करना आसान था और उन्हें आकर्षित करना और भी आसान था। अंत में, वे बहनें अपने परिवार की शक्ति का विकास कर रही थीं। चू फेंग ने भी उनके परिवार में शामिल होने का फैसला किया। TN, यहाँ कबीला शब्द बेहतर विकल्प हो सकता था, लेकिन मैंने स्थिरता के लिए इसे परिवार ही रखा। तो तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा विवेक है। ये सुनकर कि चू फेंग वास्तव में सहमत था, सू मेई ने प्यार से मुस्कुराते हुए चू फेंग से कहा, कल हमारे विंग्स एलायंस के लिए एक मिशन है। तुम भी शामिल हो जाओ। मिशन? किस मिशन में इतने सारे लोगों की भागीदारी जरूरी है? चू फेंग ने असमंजस व्यक्त किया। विंग्स एलायंस के सदस्यों की गुणवत्ता को देखते हुए, उनमें से हर किसी के पास अकेले ही एक उच्च कठिनाई मिशन को पूरा करने की शक्ति थी। उन्हें उसे भी शामिल करने की आवश्यकता क्यों होगी? तुम्हें लगता है कि यह मिशन सिलेक्शन लोकेशन पर किए गए मिशनों जैसा ही बेकार मिशन होगा? मैं तुम्हें ये बता दूंगा। विंग्स एलायंस कभी भी ऐसे मिशन नहीं करेगा। हम जो मिशन करते हैं, वे कोर शिष्यों द्वारा किए जाने वाले मिशनों से ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को तैयार करो। इसके अलावा, इस मिशन का इनाम भी बहुत उदार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी हमें मिशन नहीं दे रहा है, बल्कि हम मिशन से सब कुछ ले रहे हैं। सू मेई ने गंभीरता से कहा। अरे, हम कोई सामूहिक डकैती तो नहीं कर रहे हैं। चू फेंग मुस्कुराया और बोला, बेवकूफ, कल दोपहर को यहां आकर मुझे ढूंढना। और हाँ, एजियो ड्रैगन स्कूल के कपड़े मत पहनना। सू मेई ने चू फेंग को एक कागज की पर्ची और एक बिल्ला दिया। पर्ची में कल मिलने का स्थान लिखा था और बिल्ला विंग्स एलायंस का प्रतीक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 47 एक गर्म भोजन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मार्शल भगवान असुर एक गर्म भोजन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 47 एक गर्म भोजन। इसके अलावा, क्या तलवार गठबंधन मेरे परिवार को मुसीबत में नहीं डालेगा? चू फेंग को अपने बारे में चिंता नहीं थी। उसे केवल चू यू और अन्य लोगों की चिंता थी। ऐसा नहीं हो सकता। स्वॉर्ड एलायंस लियू एलायंस की तरह कोई बेकार गठबंधन नहीं है जो सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। उनके पास वाकई एक निश्चित मात्रा में ताकत है। लेकिन अगर वे मुसीबत मोल लेने की हिम्मत करते हैं, तो मेरा विंग्स एलायंस उन्हें बता देगा कि आंतरिक कोर्ट में बॉस एलायंस कौन है। इतना कहकर सू मेई उछलकर चली गई। यह देखा जा सकता था कि उसका मूड बहुत अच्छा था। विंग्स एलायंस के पास किस तरह की ताकत है? चू फेंग ने देखा और उसके हाथ में बैज था और उसके दिल में एक लहर सी उठ रही थी। वह सू मेई के पिछले शब्दों से बता सकता था कि विंग्स एलायंस ने तलवार एलायंस को अपनी नजर में नहीं रखा। इससे पता चला कि विंग्स एलायंस वास्तव में सरल नहीं था। उसके बाद चू फेंग ने विंग्स एलायंस बैज पहना। वह जानबूझकर आंतरिक प्रांगण में घूमता रहा। कारण यह था कि वह ये जानना चाहता था कि वह विंग्स एलायंस का सदस्य है और तलवार एलायंस को अपने परिवार पर हमला न करने के लिए कह रहा है। देखो, क्या ये चू फेंग नहीं है? वह चू फेंग जिसने लियू एलायंस पर कब्जा कर लिया और लियू मान को बर्बाद कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि यह वही है। उस समय मैं घटनास्थल पर ही था, इसलिए मैं उसे गलत नहीं पहचान पाया। लेकिन क्या उसे दंड विभाग द्वारा नहीं ले जाया गया था? वह यहाँ सुरक्षित और स्वस्थ कैसे आ सकता है? इसके अलावा, उसकी छाती को देखो। क्या ये विंग्स एलायंस का बैज नहीं है? वह पहले से ही विंग्स एलायंस में शामिल हो चुका है। पहले तो उसने विंग्स एलायंस के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अब वह इसमें शामिल होने में सक्षम था। वह दंड विभाग की सजा से भी बच गया। इस चू फेंग की पृष्ठभूमि कितनी गहरी है? कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने लियू मांग के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि यह चू फेंग उतना सरल नहीं है जितना वह सतह पर दिखता है। भविष्य में इस व्यक्ति को नाराज न करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू फेंग इधर उधर घूमता रहा और जो लोग उसे जानते थे, वे आश्चर्य से चिल्लाते रहे। चू फेंग की ताकत पर आहें भरने के अलावा, उन्हें चू फेंग के पीछे छिपी शक्ति पर भी विचार करना पड़ा। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद चू फेंग को स्वॉर्ड एलायंस के भी कई लोग मिले। लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया, जिससे पता चला कि विंग्स एलायंस में होने का दर्जा काम आ गया। जब चू फेंग अपने घर वापस लौटा, तो उसने पाया कि घर अभी भी रोशन था। दरवाजे के सामने कुछ लोग घूम रहे थे, और उनकी आभा से उसे पता चला कि यह चू वेई और दूसरे लोग थे।
चू वेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चू वेई और अन्य लोगों को देखा और वे धुंध से लिपटे हुए थे, क्योंकि वे बुरी तरह से घायल थे। वे अपने घरों में आराम नहीं कर रहे थे और इसके बजाय वे यहाँ इधर उधर घूम रहे थे। चू फैंग को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। चू फैंग, तुम आखिरकार लौट आए। ये बहुत बढ़िया है, अगर तुम ठीक हो तो बहुत बढ़िया है। चू फैंग, जल्दी से अंदर आओ। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चू फैंग को देखकर चू वेई और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बोझ उतार दिया हो। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए चू फैंग को घर के अंदर खींच लिया। निवास के दरवाजे खोलने के बाद चू फैंग ने देखा कि चू यू, चू जू और अन्य सभी वहां थे। यहां तक कि चू गठबंधन के अन्य सदस्य भी वहां पहुंच गए। हॉल के बीच में एक बहुत बड़ी मेज थी। उस पर कई स्वादिष्ट खाने पीने की चीजें रखी हुई थी और उनमें से ज्यादातर उसकी पसंदीदा चीजें थी। उसके बाद चू फैंग को पता चला कि उसे ले जाने के बाद चू यू और अन्य लोग बड़ों की इमारत में गए। वे चू फैंग के लिए मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन वे लगभग खुद ही हिरासत में लिए गए। सौभाग्य से सू रो वहां पहुंची और उनकी मदद की। उसने उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार करने और चू फैंग के घर पर उसका इंतजार करने के लिए भी कहा। चू फैंग बिना किसी संदेह के सुरक्षित वापस लौट आएगा। ये भोजन पहली बार नहीं था जब चू फैंग ने अपने परिवार के साथ खाया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने परिवार का आराम महसूस किया था। उसके प्रति सभी की भावनाएं दिल से थी। ये सब ईमानदारी से था। बहुत से लोग चू फैंग के प्रति आभारी थे और चू फैंग को वास्तव में वही ईमानदारी भरा व्यवहार पसंद आया। अगले दिन सुबह चू फैंग जल्दी उठा और उसने कल मिले सभी मिशन प्लेट्स निकाल लिए। चूंकि वह सू मेई और अन्य लोगों के साथ एक मिशन पर जा रहा था, इसलिए मिशन प्लेटों का उसके लिए अधिक उपयोग नहीं था, इसलिए वह उन्हें वापस रखने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, चू फैंग ने एक आकृति देखी। ये डुआन युक्सुआन था जो उसके साथ मिशन प्लेटों पर लड़ रहा था। उस पल चू फैंग अपने दिल में खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने डुआन युक्सुआन की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, ओई, तुम वहां हो। रुको। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस चीख को सुनकर डुआन युक्सुआन का शरीर कांपने लगा। जब उसने अपना सिर घुमाया और देखा, तो उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। चू फैंग के बारे में बातें पहले से ही पूरे आंतरिक प्रांगण में फैल चुकी थी। स्वाभाविक रूप से डुआन युक्सुआन को भी इसके बारे में पता होगा, इसलिए वह चू फैंग से बेहद भयभीत था। खास तौर पर जब वह कल की बातों के बारे में सोचता था। वह चू फैंग के प्रति अनादरपूर्ण था, इसलिए उसे डर था कि चू फैंग उसे ढूंढ लेगा और मुसीबत मोल लेगा। इस वजह से वह कल रात सो नहीं पाया और उसका डर हमेशा बना रहा। अब चू फैंग को देखकर उसके पैर भी लंगड़े हो गए थे। एक ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए जिसने लियू मांग के अंडों को नष्ट करने की हिम्मत की थी, उसे नहीं पता था कि चू फैंग उसके साथ क्या करेगा। जैसे ही चू फैंग डुआन युक्सुआन के सामने चला, वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और दर्द भरे चेहरे के साथ विनती करने लगा। बॉस चू फैंग, मैं कल आपको पहचान नहीं पाया था, इसलिए मैंने आपको उकसाया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे भूल जाएं और इस बार मुझे माफ कर दें। क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो? चू फैंग अवाक रह गया। उसके बाद उसने अपना बैग डुआन युक्सुआन को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, डुआन भाई, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो इन्हें मिशन चयन स्थान पर वापस लौटाने में मेरी मदद करें। तुमने मुझे इसके लिए बुलाया है। डुआन युक्सुआन ने अजीब तरीके से बैग लिया और वह थोड़ा असमंजस में था। वास्तव में, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो मिशन आपको पसंद आया वह यही है। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। चू फैंग ने डुआन युक्सुआन के कंधों को थपथपाया और अपने मिशन सभा स्थल की ओर भाग गया। चू फैंग को देखते हुए जो एक पल में गायब हो गया था, और साथ ही उसके चारों ओर भीड़ को देखते हुए जो उसे घूरते हुए एक अजीब नजर का इस्तेमाल कर रही थी, डुआन युक्सुआन ने मन ही मन को सा, धिक्कार है। ये बहुत शर्मनाक है। सू मेई के बैठक स्थल की ओर बढ़ते हुए चू फैंग ने एजियो ड्रैगन स्कूल से निकलने के बाद साधारण कपड़े पहन लिए और दोपहर होने से पहले एक परित्यक्त मंदिर में चला गया। मंदिर में प्रवेश करने से पहले चू फैंग ने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया और उसे लगा कि अंदर 7 लोग हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद वहां वास्तव में 7 पुरुष और महिलाएं थीं। सातों में से उसने 3 परिचित चेहरे देखे। एक सू मेई थी, अन्य 2 ड्रैगन और टाइगर भाई थे। लेकिन चू फैंग बाकी 4 लोगों को नहीं पहचान पाया।
हालांकि वह उनकी ताकत की पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन वह उनके चेहरों से बता सकता था कि वे 4 लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। एक नर और मादा अपना स्नेह ऐसे दिखा रहे थे जैसे आसपास कोई हो ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें डर था कि दूसरे लोग यह न जान ले कि वे रिश्ते में हैं। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह थी कि उस नर ने गुलाबी रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था। उसके सिर पर आड़ू के फूल भी थे और वह बिल्कुल विकृत व्यक्ति जैसा दिख रहा था। दूसरी ओर महिला ने काफी मर्दाना कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी एक महिला की तरह था। हालांकि वह सु मेई जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी उसे अच्छी गुणवत्ता के रूप में गिना जा सकता था। प्रेमियों के अलावा वहां सफेद कपड़े पहने एक युवक भी था। उसका चेहरा सुंदर था, उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं। चू फैंग को देखकर उसने हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह काफी मिलनसार लग रहा था। दूसरी ओर एक नीले कपड़े पहने पुरुष था और वह बिल्कुल विपरीत था। चू फैंग को देखने के बाद उसने उसे तिरस्कार से देखा और ठंडी सांस ली। उसके बाद उसका मुंह ऊपर की ओर मुड़ गया जैसे कि उसे चू फैंग से कोई गहरी नफरत हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 48 कब्र लूटना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर कब्र लूटना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 48 कब्र लूटना। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें परिचय कराती हूँ। ये हमारे विंग्स एलायंस का सबसे नया सदस्य है, चू फैंग। वह युवा लग सकता है, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सु मेई मुस्कुराए और परिचय शुरू किया। क्या वह तुमसे छोटा है, सु मेई? सफेद कपड़े पहने पुरुष ने चू फैंग की ओर विनम्रता से हाथ मिलाया। मैं बाई टोन हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है और आज तुम्हें देखकर तुम वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। धन्यवाद। चू फैंग ने भी जवाब में हाथ जोड़ लिए। जो लोग उसके साथ विनम्रता से पेश आते हैं, वह हमेशा उनके साथ विनम्रता से पेश आता है। आड़ू के फूलों वाला गाउन पहने हुए युवक और मर्दाना कपड़े पहने हुए युवती भी पास आए। उस पुरुष ने बहुत गंभीरता से कहा, मैं ये ताऊजी हूँ। यह मेरी होने वाली पत्नी झांग टिंग जी है। TN ताओ योजक चिन्ह ग्रेटर दैन पीच, टिंग योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ग्रेसफुल। चू फैंग भी मुस्कुराया और उन दोनों की तरफ हाथ जोड़कर बोला। लेकिन उसने अपने दिल में कहा, अरे, ये ताओ जी, झांग टिंग जी, ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। बस इस नाम की वजह से वे एकदम सही जोड़ी हैं। चू फैंग, हम विंग्स एलायंस के बड़े परिवार में आपका स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप पिछली बातों को अपने दिल में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम दोनों वास्तव में ड्रैगन और टाइगर भाई आगे बढ़े और चुपके से सु मेई को देखते हुए बोले। खांसी खांसी, ये देखकर सु मेई ने जल्दी से 2 बार खांसी की और उन दोनों को बुरी तरह से देखा। तुरंत उन्होंने डर के मारे जो शब्द कहने वाले थे उन्हें दूर रख दिया। चू फैंग, जिसके पास मजबूत आत्मा शक्ति थी, उसने पहले ही इन संकेतों को देख लिया था। उसने अनुमान लगाया कि यह सु मेई ही थी जिसने ड्रैगन और टाइगर भाइयों को कुछ करने के लिए मजबूर किया होगा। चू फैंग, तुम में बहुत हिम्मत है। विंग्स एलायंस ने तुम्हें आमंत्रित किया और तुमने मना करने की हिम्मत की। क्या तुम्हारे पास कोई गुण या योग्यता है? ठीक उसी समय ठंडे चेहरे वाला नीले कपड़े वाला युवक बोला। जेया यूनफेंग, तुम चुप हो जाओ। ये देखकर सु मेई अपनी असली औकात दिखाने जा रही थी। आह, सु मेई, उसे बात पूरी करने दो। लेकिन चू फैंग ने सु मेई को अपने पीछे खींच लिया, मुस्कुराया, जिया यूनफेंग को घूरा और फिर कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? बोलो। मैं कह रहा हूं कि आप विंग्स एलायंस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं। जिया यूनफेंग ने चिल्लाकर कहा। फुसफुसाहट चू फैंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अचानक अपने हाथ हिलाए। एक भ्रमपूर्ण हथेली बाहर आए और जियान यूनफेंग की छाती की ओर थपथपाई। उस पल हर कोई हैरान रह गया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि दयालु चेहरे वाला चू फैंग बिना किसी संकेत के हमला करेगा। भ्रामक हथेली। जिया यूनफेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने तुरंत ही चू फैंग द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल को पहचान लिया। आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर की आभा घूमने लगी। उसने अपना हाथ घुमाया और मुक्का मारा। उससे असीम शक्ति की एक लहर फूट पड़ी। उसने जो कौशल इस्तेमाल किया वह रैंक 4 का कौशल था। ये देखकर, हालांकि चू फैंग थोड़ा हैरान था, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसने अपना कौशल बदला और पहली थंडर शैली का इस्तेमाल किया।
पलक झपकते ही वह जिया यूनफेंग के पीछे आ गया। उसके बाद एक और इल्यूजनरी पाम आया और उसने उसकी पीठ की ओर जाकर हमला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टकराना। वह हथेली बिना किसी दुर्घटना के फंस गई। जिया यूनफेंग बचाव नहीं कर सका और उसका चेहरा फर्श पर गिर गया। बुरी तरह से फर्श पर लेटने के बाद वह रुकने से पहले कुछ मीटर भाग गया। इस आदमी के पास वाकई बहुत मजबूत तरीके हैं। ये देखकर सू मेई के अलावा वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और उनकी आंखें चमक उठी। खास तौर पर ड्रैगन और टाइगर भाई। वे इतने चौंक गए कि उनके मुंह खुल गए। उनकी यादों में चू फैंग एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, या कम से कम उन दोनों के सामने तो कमजोर था। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि वे और अधिक गलत नहीं हो सकते थे। अगर जिया यूनफेंग चू फैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता तो भाई उसे और अधिक नहीं हरा पाते। इससे साफ पता चलता है कि चू फैंग ने पहले अपनी ताकत छिपाई थी। पहले की बातचीत में वह स्पष्ट रूप से दोनों को अपनी मर्जी से चलने दे रहा था। उस पल उन दोनों को पता चल गया कि क्यों सुरू और बड़े ओ यांग ने चू फैंग को हर कीमत पर विंग्स एलायंस में शामिल होने की सिफारिश की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चू फैंग के पास वास्तव में योग्यता थी। क्या आप जानते हैं कि मैं अब योग्य हूं या नहीं? चू फैंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए जिया यूनफेंग की ओर देखते हुए कहा, जो जमीन से ऊपर चढ़ रहा था। तुम कमीने। जैसे ही जिया यूनफेंग उठे, वह अचानक गुस्से से चिल्लाया और एक बार फिर चू फैंग की ओर लपका। फुसफुसाहट। लेकिन ठीक उसी समय बाइटोन का शरीर चमक उठा और तुरंत जिया यूनफेंग के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही उसने रास्ता रोका, उसने भारी आवाज में कहा, अभी अभी चू फैंग ने तुम्हारे लिए कुछ सम्मान छोड़ा है। दुख की तलाश मत करो। जिया यूनफेंग स्पष्ट रूप से बाइटोन से थोड़ा डर गया था। चू फैंग के हमले के बारे में सोचने के बाद उसने भी ठंडे स्वर में नाक सिकुड़ी और कहा कि अब और नहीं। आत्मा क्षेत्र का 8वां स्तर। चू फैंग के लिए वह आश्चर्यचकित होकर चुपचाप आहें भर रहा था। वह पहले से ही बाइटोन की आभा को महसूस कर सकता था। वह सू मेई जैसा ही था, वह भी 8वें स्तर पर था। ठीक है, इसे बिना लड़े आप एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे, कहते हैं। समय कम है इसलिए चलो जल्दी से चलते हैं। उस समय ये ताओजी ने कहा। उसके आह्वान पर कई लोग मंदिर से बाहर निकलने लगे। सू मेई चू फैंग के सामने चली गई और मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत दबंग हैं। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और आप सीधे उन पर हमला कर देते हैं। उसने इसके लिए कहा था। चू फैंग ने अपने होठों को मोड़ लिया। ठीक है, असल में मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है जब यह ऐसा होता है। सू मेई ने प्यार से मुस्कुराया और अपनी कमर के पास से एक किताब निकाली और चू फैंग को दे दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह क्या है? चू फैंग ने किताब ली और पाया कि किताब काफी पुरानी थी। उसके पन्ने जल्दी ही टूट रहे थे। लेकिन जब चू फैंग ने किताब पर लिखे शब्दों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उस पर लिखा था, शुरुआती स्तर की रहस्यमय तकनीक, श्वास तकनीक। ये वास्तव में एक रहस्यमय तकनीक है। ये चुप रहो। ये सुनकर सू मेई ने तुरंत अपने हाथों से चू फैंग के मुंह को ढक दिया। वह घबराकर मंदिर के बाहर देखने लगी और उसे डर था कि बाहर के लोग उनकी बात सुन लेंगे। सू मेई, ये कुछ भी नहीं है। मैंने कल तुमसे वादा किया था कि अगर तुम विंग्स एलायंस में शामिल हो गए तो मैं तुम्हें साधना के लिए रहस्यमय तकनीक दूंगी। मैं बस अपना वादा पूरा कर रही हूं। सू मेई ने उदासीनता से कहा। उन शब्दों से चू फैंग को बहुत असहज महसूस हुआ। कल बहनों ने उसकी मदद की थी, इसलिए चू फैंग पहले से ही उनका बहुत बड़ा एहसानमंद था। उसे कीमत के रूप में रहस्यमय तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सू मेई ने इन बातों की परवाह नहीं की और इससे उसे बहुत खेद हुआ, इसलिए उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। क्या शुक्रिया। जल्दी से इसे दूर रख दो। उन्हें इसे देखने मत दो। इसके अलावा इसे किसी दूसरे व्यक्ति को खेती करने के लिए मत देना, वरना मैं तुम्हारी खाल फाड़ दूंगी। सू मेई ने चू फैंग के सामने अपनी छोटी मुट्ठी को जोर से लहराया और फिर कूदते उछलते हुए बाहर भाग गई। प्यारी, सुंदर और ईमानदार लड़की को देखकर सू मेई के प्रति चू फैंग की धारणा कई गुना बेहतर हो गई। चू फैंग और समूह पश्चिम की ओर चलते रहे। घोड़ों पर 2 दिन और 2 रातें बिताने के बाद वे पहले ही एजियो ड्रैगन स्कूल की सीमाओं को छोड़ चुके थे और वे स्पष्ट रूप से स्कूल मिशन नहीं कर रहे थे। सू मेई, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? क्या हम इतनी दूर जाकर बहुत समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? चू फैंग ने धीरे से पूछा। उसे लगा कि एक मिशन के लिए अगर उन्हें सड़क पर इतना समय बिताना पड़ता है तो यह समय की बर्बादी है।
मैं तुम्हें चुपके से बता दूंगी। हम एक कब्र लूटने जा रहे हैं। सु मेई ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। कब्र लूटना? सचमुच ये नैतिकता की कमी है। चू फैंग का चेहरा तिरस्कार से भरा था। तुम्हें क्या पता, ये गूढ़ क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की कब्र है। न केवल वहां बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक दवाइयां छिपी हुई हैं, बल्कि मूल दवाइयां और यहां तक कि गूढ़ दवाइयां भी हैं। इसके अलावा वहां बहुत सारी रहस्यमय तकनीकें भी होंगी। ये बस एक विशाल खजाने की तिजोरी की तरह है। अगर आपको लगता है कि इन कार्यों में नैतिकता की कमी है, तो आप नहीं आ सकते। सु मेई ने ठंडी सांस ली और कहा, यह एक गहन क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र है। मूल चिकित्सा, गहन चिकित्सा, रहस्यमय तकनीक। चू फैंग आश्चर्यचकित था। मार्शल साधना के मार्ग पर ज्ञात क्षेत्र थे, आत्मा क्षेत्र, मूल क्षेत्र, गहन क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र। यदि मूल क्षेत्र तक अच्छी योग्यता के साथ पहुंचा जा सकता था, तो गहन क्षेत्र तक केवल उन प्रतिभाशाली लोगों द्वारा ही पहुंचा जा सकता था जिनमें अत्यंत अच्छी प्रतिभा थी। जो कुछ वह जानता था उसके अनुसार एजियोर ड्रैगन स्कूल का वर्तमान मास्टर केवल प्रोफाउंड दायरे में था। यह एक ऐसा दायरा था जहां केवल एजियोर प्रांत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही पहुंच सकता था। जहां तक स्वर्ग के क्षेत्र की बात है, यह ऐसा क्षेत्र था जो लोगों को हवा में चलने या एक दिन में हजारों मील की यात्रा करने पर मजबूर करता था। इसने बस स्वर्ग और पृथ्वी के बंधनों को तोड़ दिया, मनुष्यों की सीमाओं को पार कर गया, और यह किंवदंतियों जैसा क्षेत्र था। स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ अभी तक एजियोर प्रांत में नहीं दिखाई दिए थे। हालांकि चू फैंग ने पहले सुना था कि 9 प्रांतों के अधिपति जियांग राजवंश के भीतर वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र में लोग थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 49 विश्व प्रेतवादी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर विश्व अध्यात्मवादी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 49 विश्व अध्यात्मवादी। जब जियांग राजवंश ने स्वयं को 9 प्रांतों में स्थापित किया, तो यद्यपि उसने किसी भी शक्ति के विकास में हस्तक्षेप नहीं किया, फिर भी उसे सार्वजनिक रूप से 9 प्रांतों का अधिपति माना गया। इसलिए 9 प्रांतों में सभी प्रकार की शक्तियों को हर साल एक निश्चित समय पर अपना सम्मान प्रकट करना होगा, अन्यथा उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। जियांग राजवंश ने खुद को शाही परिवार होने का दावा किया और वे साधारण लोग नहीं थे। हर किसी को उनसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला। उदाहरण के लिए एजियोर प्रांत में केवल एजियोर प्रांत का शीर्ष विद्यालय लिंगयुन स्कूल ही उन्हें श्रद्धांजलि देने के योग्य था। जहां तक श्रद्धांजलि का प्रश्न है, सभी स्कूल अपनी श्रद्धांजलि लिंगयुन स्कूल को देते थे, और लिंगयुन स्कूल अपनी श्रद्धांजलि शाही दरबार को देता था। तो चू फैंग के लिए जियांग राजवंश एक किंवदंती की तरह था और उसके करीब जाने का कोई रास्ता नहीं था। असल में उसने गहन क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को नहीं देखा था। तथाकथित मूल चिकित्सा और गहन चिकित्सा आध्यात्मिक चिकित्सा के समान थी। जिस प्रकार आत्मिक क्षेत्र के साधक आध्यात्मिक औषधि का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मूल क्षेत्र के साधक मूल औषधि का तथा गहन क्षेत्र के साधक गहन औषधि का प्रयोग करते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा की तुलना में मूल और गहन चिकित्सा बहुत दुर्लभ और बहुत अधिक कीमती थी। खासकर अगर किसी को एक भी गहन चिकित्सा मिल जाए, तो वह बहुत अमीर हो सकता है। आज इतनी अच्छी चीज उसके दरवाजे पर भेजी गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से चू फैंग बेहद उत्साहित होगा। लेकिन उसे संदेह भी था, ऐसी जगह को लूटने की बारी उनकी कब आएगी। सु मेई एक गहन क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र में हम अपनी ताकत से इसका नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। चू फैंग थोड़ा चिंतित था। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ हम ही हैं जिन्हें खबर मिली है? जब किसी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ की कब्र के बारे में पता चलता है, तो निस्संदेह ये सभी प्रकार की शक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है। कई विशेषज्ञ आगे बढ़ेंगे और नेतृत्व करेंगे। हमारे लिए, हम सिर्फ जीवंतता के लिए वहां हैं। हम कुछ बचे हुए सामान लेते हैं और उन प्रोफाउंड या ओरिजिन दवाओं के बारे में सोचते भी नहीं। हम पहले से ही कुछ आध्यात्मिक मोतियों से बहुत कुछ कमा सकते हैं। सु मेई ने समझाया। तो यह ऐसा ही है। तो फिर कब्र कहाँ है? चू फैंग ने पूछना जारी रखा। मैंने सुना है कि यह रेगिस्तान के जंगल में है। जहां तक विशिष्ट जानकारी का सवाल है, कोई नहीं जानता। हमारे सूत्रों के अनुसार जंगल के पास प्राचीन शहर में कब्र की घोषणा की जाएगी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक तथाकथित घोषणा सार्वजनिक रूप से सभी के लिए घोषणा नहीं है। जो व्यक्ति इसकी घोषणा करेगा वह कब्र का नक्शा बेचेगा। हर शीट 80 सेंट स्पिरिट ग्रास होगी। हम में से हर कोई 10 देगा और यह 80 के लिए बिल्कुल सही है। सु मेई ने समझाना जारी रखा। इतना महंगा मेरे पास तो है ही नहीं। क्या तुमने पिछली बार मुझसे बहुत कुछ नहीं लिया था? मैंने उन्हें खत्म कर दिया। क्या सुअर है? तुम बहुत बेकार हो। क्या तुमने ये सब सोख लिया? वह तो चू फैंग कुछ अवाक था। वह सु मेई को यह नहीं बता सका, हालांकि मैंने किसी रहस्यमय तकनीक का प्रशिक्षण नहीं लिया है, मेरे शरीर में ईश्वरीय प्रकाश है। चाहे मुझे कितनी भी आध्यात्मिक दवाएं मिले, मैं उन सभी को परिष्कृत कर सकता हूँ। न केवल मैं किसी को बर्बाद नहीं करता, बल्कि मैं उन्हें 100% अवशोषित कर सकता हूँ। जो भी हो, मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बाद में इसे मुझे वापस कर देना याद रखना। जैसे ही उसने चू फैंग को देखा जो गरीबी से रो रहा था, सु मेई ने असहाय होकर अपने होठों को सिकोड़ लिया। हे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चू फैंग मुस्कुराया और बोला, गहन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की कब्र। वह इसके लिए उत्सुक था। समूह आगे बढ़ता रहा और दोपहर से पहले ही वे रेगिस्तान के जंगल में प्रवेश कर गए और शीघ्र ही उस प्राचीन शहर में पहुंच गए। प्राचीन शहर बहुत पुराना था। किंवदंतियों के अनुसार इसका इतिहास हजारों साल पुराना था। हर ईंट और हर शीर्षक बहुत घिसा हुआ था, मानो वह जरा सी टक्कर से ढह कर बिखर जाएगा। तो ये प्राचीन शहर है। यह थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त लगता है और ऐसा लगता है कि यह जल्द ही ढह जाएगा, है ना? इतनी टूटी हुई जगह पर इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं? उस क्षतिग्रस्त लेकिन विशाल शहर को और हवा में उठते हल्के धुएं को देखकर चू फैंग को पता था कि प्राचीन शहर में काफी लोग रहते थे। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे लोग प्राचीन शहर में क्यों रह रहे हैं। इतनी पुरानी इमारत कभी भी गिर सकती है, इसलिए यह बहुत खतरनाक होगी। तुम्हें क्या पता, प्राचीन शहर की हर एक ईंट और शीर्षक में एक विश्व प्रेतवादी द्वारा रखी गई एक आत्मा संरचना है। केवल तूफान ही नहीं, भले ही ओरिजिन स्टेज के विशेषज्ञ पूरी ताकत से हमला करें, लेकिन वे ईंटों या टाइलों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह इतना मजबूत है। चू फैंग पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर जल्दी से सवाल किया, विश्व अध्यात्मवादी कौन है? आत्मा निर्माण क्या है? इन शब्दों के साथ न केवल सु मेई ने उसे आश्चर्य की दृष्टि से देखा, बल्कि अन्य लोगों ने भी उसके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव व्यक्त किए। क्या गवार है? जेया यूनफेग ने ठंडी आवाज में कहा। आह चू फैंग, विश्व अध्यात्मवादी एक विशेष और महान व्यवसाय है। हमारे जैसे लोग इसे छू नहीं सकते। दूसरी ओर बाई टोंग मुस्कुराया और समझाने लगा, विश्व अध्यात्मवादियों के पास एक शक्ति है जिसे स्पिरिट फॉर्मेशन कहते हैं। स्पिरिट फॉर्मेशन लगभग अविनाशी है और यह एक बहुत ही मजबूत बचाव पद्धति है। सभी विश्व अध्यात्मवादियों में अत्यंत उच्च प्रतिभा होती है। उनमें से प्रत्येक को प्रतिभाशाली कहा जा सकता है और उनके पास वास्तव में शक्तिशाली शक्ति होती है। उनकी मजबूत अवलोकन शक्ति और आत्मा निर्माण से प्राप्त विशेष शक्ति के अलावा वे अपने क्षेत्र में लगभग बेजोड़ हैं। इसके अलावा विश्व आत्मवादी की विशिष्टता के कारण प्रत्येक विश्व आत्मवादी कई शक्तियों के निमंत्रण का लक्ष्य है। विभिन्न शक्तियों के स्कूल जिनके पास वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है, उनके बचाव के लिए एक आसमान छूता उन्नयन होगा। जहां तक एजियो ड्रैगन स्कूल की बात है, हमने वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट मांगने के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाई है। ओह, अगर यह इतना प्रभावशाली है, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि विश्व अध्यात्मवादी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छू सके? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, क्योंकि साधना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन विश्व आत्मवादी बनने के लिए व्यक्ति के पास आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। और यह आत्मिक शक्ति अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से साधारण लोग इसे छू नहीं सकते। यही कारण है कि विश्व आत्मवादी इतने महान हैं। बाई टोंग ने समझाना जारी रखा। आत्मिक शक्ति है ना? ये शब्द सुनकर चू फैंग खुद को रोक नहीं सका और अपनी नजर सु मेई की ओर घुमाई। उसे पहले से ही पता था कि वह लड़की उसे क्यों फंसाना चाहती थी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? भले ही तुम्हारे पास आत्मा की शक्ति हो, लेकिन तुम्हें सिखाने वाले किसी विश्व अध्यात्मवादी के बिना तुम अपने पूरे जीवन में एक नहीं बन सकते। जैसे कि वह जानती थी कि चू फैंग क्या सोच रहा था, सु मेई ने अपने होठों को ऊपर उठाया। क्या बाई टोंग ने अभी नहीं कहा कि हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल में एक विश्व स्पिरिटिस्ट है? चू फैंग ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा मतलब झूगे से है। इस बारे में सोचना भी मत।
वह बूढ़ा आदमी बहुत अजीब है और वह कभी शिष्यों को स्वीकार नहीं करता। एजियो ड्रैगन स्कूल में हमारे पास एक मुख्य शिष्य है जिसके पास आत्मा शक्ति है। वह हमेशा जुगे को अपना सम्मान देना चाहता था ताकि वह आत्मा निर्माण तकनीक सीख सके, लेकिन 1 साल तक गुलाम की तरह आदेश दिए जाने के बाद भी उसने अब तक कुछ भी नहीं सीखा। सु मेई ने वार करना जारी रखा। ये सही है। ये वैसा ही है जैसा सु मेई ने कहा था। विश्व अध्यात्मवादी इतने महान इसलिए हैं क्योंकि वे बहुत दुर्लभ हैं। जब तक कि वह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे वे वास्तव में पसंद करते हो, विश्व अध्यात्मवादी आसानी से अपने कौशल को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि एक और व्यक्ति जिसे वे सिखाएंगे, एक और व्यक्ति आएगा और उनकी आजीविका के लिए संघर्ष करेगा। बाई टोंग ने सारी बातें समझा दी, फिर उसने चुफैंग से मजाक के लहजे में कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम इस विश्व प्रेतात्मावादी में बहुत रुचि रखते हो। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास आत्मिक शक्ति है? बाई टोन के शब्दों पर चू फैंग ने अपनी छाती बाहर निकाली, अपना चेहरा ऊपर उठाया, स्पष्ट रूप से और गर्व से कहा, मेरे पास आत्मा की शक्ति है। क्या? जब चू फैंग के शब्द निकले तो सु मेई के अलावा बाकी सभी चौंक गए। यहां तक कि बाई टोंग जो आमतौर पर शांत रहता था, उसके पास भी शांत रहने का कोई रास्ता नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 50 रहस्यमय तकनीक को समझना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर रहस्यमय तकनीक को समझना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 50 रहस्यमय तकनीक को समझना। चुफैंग, क्या तुम्हारे पास वास्तव में आत्मा की शक्ति है? तुम इस तरह की चीजों पर मजाक नहीं कर सकते। बाई टोन का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसका स्वर संदेह से भर गया। वह सही कह रहा है। वह वास्तव में वह व्यक्ति है जो हजारों में भी नहीं पाया जा सकता। ठीक उसी समय सु मेई बोली, सु मेई, क्या ये सच है? सु मेई की बातें सुनकर लगभग सभी लोग आश्चर्य से मुंह खोले खड़े हो गए। यही कारण है कि मेरी बहन ने उसे विंग्स एलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने पर इतना जोर दिया। सु मेई ने असहाय होकर आह भरी। वह जानती थी कि जब चू फैंग की विशेष शक्ति का पता चलेगा, तो हर कोई उसे एक नई रोशनी में देखेगा। उस पल, हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। जब उन्होंने फिर से चू फैंग को देखा, तो उनकी निगाहों में सम्मान की एक अतिरिक्त झलक थी। यहां तक कि जिया यूनफेंग, जो चू फैंग को नापसंद करता था, उसके चेहरे पर भी उलझन थी। जाहिर है, उसे पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने पहले चू फैंग का अनादर किया था। एक व्यक्ति जिसके पास आत्मिक शक्ति है, वह 10,000 लोगों के बीच भी नहीं दिखाई दे सकता। यहां तक कि अगर वे 1,00,000 लोग भी हों, तो भी एक भी नहीं हो सकता। आज तक पूरे एजियो ड्रैगन स्कूल में सिर्फ 2 लोग थे जिनके पास आत्मा की शक्ति थी। अगर चू फैंग को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो भी सिर्फ 3 ही होंगे। उनके जैसे लोगों में स्वाभाविक रूप से साधना के लिए उच्च प्रतिभा थी। उनकी समझ कौशल भी बहुत तेज थी और उनके अवलोकन कौशल और भी अधिक डरावने थे। भले ही वे विश्व अध्यात्मवादी बनने में सक्षम न हो, लेकिन सिर्फ साधना पक्ष में वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे। उनके जैसे लोगों को नाराज नहीं किया जा सकता था क्योंकि जन्म से पहले ही उन्हें असाधारण होना तय था। स्वाभाविक रूप से, चूंकि जिया यूनफेग ने पहले भी चूफेग के साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए उसके मन में कुछ डर था। चुफैंग, कृपया मेरे पिछले कार्यों से नाराज मत हो। माफी के तौर पर, मैं कब्र के लिए नक्शा खरीदने में आपके हिस्से का भुगतान करूंगा। जैसा कि उसने सोचा था, जिया यूनफेग ने वास्तव में चुफैंग से सीधे माफी मांगी। हालांकि लोग उसके अचानक किए गए कामों से हैरान थे, लेकिन ये समझ में आने वाली बात थी। अगर वे उसकी जगह होते तो वे भी यही करते। तो फिर धन्यवाद। चुफैंग ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 संत आत्मा घास कोई छोटी संख्या नहीं थी। अगर कोई उसके लिए भुगतान करने को तैयार था, तो स्वाभाविक रूप से चू फैंग स्वीकार करने को तैयार होगा। थोड़ी बातचीत के बाद वे आखिरकार प्राचीन शहर में प्रवेश कर गए। उस पल, चू फैंग प्राचीन शहर की मजबूत आभा को महसूस कर सकता था। वह देख सकता था कि प्राचीन शहर के भीतर कई विशेषज्ञ छिपे हुए थे। चू फैंग ने और भी शिष्यों को अपने स्कूल के कपड़े पहने हुए देखा। उन्होंने पहचान लिया कि वे हजार पवन विद्यालय के शिष्य थे। चू परिवार के चू शुन ने विद्यालय में साधना की थी।
ऐसा लगता है कि इस मकबरे की खबर ने वास्तव में काफी लोगों को आकर्षित किया है। चू फेंग ने आह भरते हुए कहा। बेशक, इस मकबरे के बारे में खबर पहले ही लीक हो चुकी थी और आसपास की सभी ताकतें यहां आ पहुंची थी। जल्दी या बाद में संघर्ष होगा, सु मेई ने चुपके से समझाया। क्या आप ये कह रहे हैं कि एजियो ड्रैगन स्कूल भी लोगों को यहां भेजेगा? चू फेंग ने बारीकी से पूछा, क्योंकि एजियो ड्रैगन स्कूल और रेगिस्तान के बीच की दूरी कम ही कही जा सकती है। बेशक, इस रेगिस्तानी जंगल के सबसे नजदीकी स्कूल एजियो ड्रैगन स्कूल और थाउजेंड विंड स्कूल है। अगर थाउजेंड विंड स्कूल को खबर मिल गई, तो एजियो ड्रैगन स्कूल भी आ जाएगा। इसके अलावा, हमारा एजियो ड्रैगन स्कूल जिस तरह से काम करता है, उसे देखते हुए जो लोग भेजे जाएंगे, वे निश्चित रूप से मुख्य शिष्य और मुख्य एल्डर होंगे। शायद झूगे एल्डर भी आएंगे, सु मेई ने कहा। क्या यह एजियो ड्रैगन स्कूल और थाउजेंड विंड स्कूल के बीच लड़ाई नहीं बन जाएगी? चू फेंग ने पूछा। इसलिए हम साधारण कपड़े पहनते हैं और राहगीर होने का नाटक करते हैं। इस तरह हम अनावश्यक संघर्षों से बच सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में संघर्षों का फायदा उठाना हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है। वे सड़क खोल सकते हैं और वे खजाने के लिए लड़ सकते हैं। जब तक हमें कुछ कबाड़ मिल जाए, ये पर्याप्त होगा। सु मेई का प्यारा चेहरा उस दुष्ट मुस्कान से भरा था। तो ये पता चला कि उसने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। उस लड़की को देखकर, जो केवल 14 साल की थी, चू फेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि जब वह बड़ी हो जाएगी, तो उसकी साजिशें उसकी बड़ी बहन सुरो से ज्यादा खराब नहीं होंगी। क्योंकि कब्र की स्थिति की घोषणा नहीं की गई थी, चू फेंग और अन्य लोग समाचार के लिए प्राचीन शहर में केवल अस्थायी रूप से इंतजार कर सकते थे। एक सराय में अपने कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद चू फेंग बहुत अधीर था, क्योंकि उसने रहस्यमय तकनीक पुस्तक श्वास तकनीक निकाली थी। रहस्यमय तकनीकों को शुरुआती स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर में विभाजित किया गया था। हालांकि श्वास तकनीक केवल एक शुरुआती स्तर की रहस्यमय तकनीक थी, लेकिन ये पहले से ही बहुत मूल्यवान थी, क्योंकि इसमें अजीबोगरीब खेती के प्रभाव शामिल थे। वरना सु मेई के लिए अपनी उम्र में इतना मजबूत होना संभव नहीं होता। यहां तक कि चू फेंग को भी इस बात से थोड़ा डर लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन थोड़ा पढ़ने के बाद चू फेंग को श्वास तकनीक थोड़ी समझ में आ गई। महत्वपूर्ण हिस्सा स्वाभाविक रूप से नाक से सांस लेना और सांस लेते समय आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाना था। ऊर्जा को शरीर में कुछ मेरिडियन चैनलों में ले जाना था और अंत में पूरे शरीर में दौड़कर ऐसी शक्ति बनानी थी जो सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा हो। हालांकि यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था, लेकिन यह सिर्फ आम लोगों पर ही लागू होता था। चू फेंग के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एक बार देखने के बाद ही वह इसका मतलब समझ गया। चू फेंग के पास जन्म के समय ऐसी समझ शक्ति नहीं थी। हालांकि चू फेंग की समझ शक्ति पहले बहुत अधिक थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि आत्मा शक्ति प्राप्त करने के बाद उसका मस्तिष्क और अधिक तेज हो गया। हु खड़े होकर कुछ बार गहरी सांस लेने के बाद चू फेंग ने श्वास तकनीक का प्रयास किया। जैसे ही ऊर्जा का समाधान हुआ, चू फेंग को लगा कि उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा एक उभरे हुए ड्रैगन की तरह थी, जो उसके शरीर में दहाड़ने लगी थी। जब ऐसी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष मेरिडियन के साथ चली गई, तो चू फेंग की शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ गई। ये शक्ति बहुत मजबूत है। अपनी मुट्ठी बंद करके और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए, जो बहुत मजबूत हो गई थी, चू फेंग को बेहद खुशी महसूस हुई। चू फेंग की शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी। इसका कारण ये था कि उसके शरीर में ईश्वरीय प्रकाश था, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता दूसरों की तुलना में बेहतर थी। दूसरी ओर रहस्यमय तकनीकों की शक्ति, इसमें शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को बदलने के लिए विशेष तरीकों का उपयोग किया जाता था और इसे दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत बनाया जाता था। आज चू फेंग के पास दोनों ही थे और उसकी ताकत सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा थी। उसके अनुमान के अनुसार अगर वह सु मेई से द्वंद्व करता है तो शायद वह हार न जाए। लेकिन सु मेई आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी और उसने पहले रहस्यमय तकनीकों में भी साधना की थी। चू फेंग आत्मा क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर था। उस शक्ति अंतर के साथ फिर भी अगर वह उससे लड़ने में सक्षम था, तो यह बस पराजित था। इसके साथ, क्या मैं इस वर्ष की मुख्य शिष्य परीक्षा में भाग ले सकता हूं? अपनी वर्तमान ताकत का आकलन करने के बाद चू फेंग उत्साहित होने लगा। एजियो ड्रैगन स्कूल की कोर डिसिप्लिन परीक्षा हर साल आयोजित की जाती थी, और तारीखों को देखते हुए इस साल की परीक्षा करीब आ रही थी।
इनर कोर डिसिप्लिन परीक्षा की तुलना में कोर डिसिप्लिन परीक्षा में आयु सीमा थी, यानी 18 वर्ष से कम आयु के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कितने मजबूत हैं या आप में कितनी प्रतिभा है। अगर आप आयु सीमा पार कर गए तो आपको भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चू फैंग को जो पता था, उसके अनुसार जब तक आपकी शक्ति आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच जाती है, तब तक आप मुख्य शिष्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और इसे पास करने की बहुत संभावना है। मुख्य शिष्य वे थे जिन पर एजियो ड्रैगन स्कूल ने अपना विकास केंद्रित किया। यहां तक कि मुख्य शिष्यों के परिवारों को भी एजियो ड्रैगन स्कूल का संरक्षण प्राप्त था। जब तक चू फैंग एक मुख्य शिष्य बन सकता है, इससे न केवल उसकी साधना में मदद मिलेगी, बल्कि इससे उसके चू परिवार के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। चू फैंग ने सोचा कि यदि वह मुख्य शिष्य बन गया तो चू युआन और चू परिवार के खुश चेहरे दिखाई देंगे, इसलिए वह भी एक मुख्य शिष्य बनने के लिए उत्सुक था। धप धप धप, लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने के बाद चू फैंग को पता चला कि प्यारी और आकर्षक सू मेई अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे हुए मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें।